हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम यहाँ पर ग्रुप डी के दूसरे सेट का सॉल्यूशन देखेंगे। हम पहले भी एक सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रुप डी का परीक्षा काफ़ी नज़दीक है और इस कड़ी में हम सेट आपको पीडीएफ रूप में उपलब्ध करवा रहे हैं, जबकि उसका सॉल्यूशन हम वीडियो के माध्यम से यूट्यूब के थ्रू दे रहे हैं। तो आइए हम लोग पहले सेट का सॉल्यूशन यहाँ पर देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने प्रश्न है और इस प्रश्न में जो पहला प्रश्न है वो है सीबीआईसी के संक्षिप्त नाम में आई क्या है। तो देखिए, आई जो यहाँ पर है उसका मतलब इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का अर्थ होता है अप्रत्यक्ष। अब देखिए, भारत में जो कर व्यवस्था है या दुनिया के किसी भी देश में जो टैक्सेशन सिस्टम है उस देश का एक महत्वपूर्ण व्यवस्था होता है। हम लोग के यहाँ शासन का 3 स्तर है, जैसे कि पूरे देश में के लिए केंद्र सरकार है, राज्यों के लिए राज्य सरकार है और निचले स्तर पर पंचायती राज संस्थाएं और नगर पालिकाएँ कार्य करती है। तो शासन का जब 3 स्तर है, 3 टायर गवर्नमेंट अगर पूरे देश में है तो तीनों स्तर पर टैक्स भी वसूला जाता है। केंद्र सरकार भी टैक्स वसूलती है, राज्य सरकार भी टैक्स वसूलती है और जो पंचायती राज संस्थाएं और नगर पालिकाएँ हैं वो भी अपने स्तर पर टैक्स वसूलती है। लेकिन प्राकृतिक आधार पर ऑन द basis of nature of the tax there are 2 type of tax, one is the direct and other is the indirect। जो डायरेक्ट टैक्स होता है जिसको हम लोग हिंदी में प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, तो प्रत्यक्ष कर की जो सबसे बड़ी नियामक एजेंसी है वो है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जबकि अप्रत्यक्ष कर की जो सबसे बड़ी एजेंसी है वो है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स। तो दोनों जो एजेंसियां हैं वो टैक्स के मामलों का नियमन करती है, उन पर नियंत्रण रखती है और उनके मामले को अपने तरीके से जो भी उनके कार्य क्षेत्र है उसमें वो डील करती है। तो यहाँ पर हम जैसा कि इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि सीबीआईसी जो है देश के अप्रत्यक्ष कर के मामले पर ध्यान रखता है। अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? वैसा कर जो सीधे व्यक्ति से न वसूला जाए, हालांकि व्यक्तियों के द्वारा ही उसका भुगतान किया जाता है, लेकिन यह कर उन कंपनियों पर लगाया जाता है जो सामानों का निर्माण करता है और कंपनी जो है उस सामान पर उस टैक्स की कीमत को भी शामिल कर लेता है। तो अंततः वो हम ही लोग से अर्थात जो कस्टमर्स होते हैं उन्हीं से वसूलता है। तो सीबीआईसी जो है 1944 में इसका गठन किया गया था। भारत के सबसे पुराने सरकारी विभागों में एक है, यानी कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर्स, यानी कि सरकारी विभागों के सरकारी क्षेत्र के सबसे पुराने विभागों में से एक है। और लेकिन आप ये भी ध्यान में रखें स्टूडेंट्स कि जैसे अप्रत्यक्ष कर जो है 1 जुलाई 2017 को आप लोग को पता होगा कि जीएसटी सिस्टम लाया गया था, वस्तु एवं सेवा कर है, जो कि पूरे देश में इन्फोर्स किया गया था। तो जीएसटी जो है सभी जो अप्रत्यक्ष कर थे सभी को ख़त्म कर दिया गया और उसके स्थान पर एक सिंगल टैक्स सिस्टम लाया गया जीएसटी। हालांकि जीएसटी के बारे में अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे जीएसटी किस समिति की अनुशंसा पर लागू हुआ था, तो जीएसटी जो है विजय केलकर समिति की अनुशंसा पर इस देश में लागू किया गया है। और जीएसटी के माध्यम से जो जितने भी अप्रत्यक्ष कर हुआ करते थे, जैसे कि आप समझें कि सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, मूल्यवर्धित कर, इन सभी करों को खत्म कर दिया गया और उनके स्थान पर 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लाया गया। जीएसटी जो है हालांकि सबसे पहले 1954 में फ्रांस में लागू किया गया था, लेकिन भारत के संविधान में 101वें संशोधन से इसको पूरे देश में लागू किया गया। लेकिन लागू करने के मामले में सबसे पहला जो स्टेट था वो असम था और सबसे लास्ट में जो स्टेट इसको लागू किया है वो जम्मू कश्मीर है। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि जीएसटी एक देश एक टैक्स, यानी कि एक कंट्री में एक ही जैसा टैक्स होना चाहिए। पहले क्या होता था कि जैसे प्रत्यक्ष कर के मामले में भिन्नता होती थी, अलग अलग स्थानों पर उसके रेट अलग अलग होते थे, लेकिन जीएसटी आने से एक रूपता आ गया, एक यूनिफॉर्म कोड सिस्टम शुरू हो गया। तो जीएसटी जो है समझिए कि एक अप्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में सुधार के तौर पर लागू किया गया है। तो हालांकि प्रश्न था सीबीआईसी के में संक्षिप्त नाम में आई क्या है? इट्स मीन्स इनडायरेक्ट। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पर चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कब करती है? सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य का घोषणा करता है। स्वाभाविक है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में अभी हाल में समाचार पत्रों में आप पढ़े होंगे। दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे थे और पूरे देश में अनेक जगहों पर किसान आंदोलन कर रहे थे। तो किसानों के आंदोलन के पीछे मुख्य कारण ये था कि उनके द्वारा जो है सरकार के द्वारा लाया गया कृषि नीति का जो विरोध किया जा रहा था। तो सरकार को जो तीनों कृषि बिल है जो कि वापस लेना पड़ा, लेकिन उसमें एक पॉइंट हमेशा जिक्र में समाचार पत्रों में हो रहा था, वो था एमएसपी। इस शब्द का मतलब क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदता है। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कौन करेगा? सरकार इसके द्वारा, इसमें 2-3 एजेंसियां भाग लेती है। सबसे पहले आप जानते हैं कि 1966-67 में देश में हरित क्रांति आया था और हरित क्रांति के माध्यम से देश में अनाजों के पैदावार में एकाएक बढ़ोतरी हो गई। लेकिन इस बढ़ोतरी के बाद किसानों के मन में ऐसा डर पैदा हो गया कि नहीं, अगर अनाज का पैदावार बढ़ जाएगा तो उसका कीमत घट जाएगा और उसका वाजिब कीमत हमको नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार
सरकार किसानों के मन में इसी डर को दूर करने के लिए एक नया सिस्टम लागू किया, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है, जिस दर पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है, और किसानों से सरकार घर घर जाकर अनाज तो नहीं खरीदेगा। आप जानते हैं कि एफसीआई का नाम सुने होंगे, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो फूड एफसीआई के थ्रू सरकार अनाज खरीदता है, लेकिन एफसीआई भी जिस कीमत पर खरीदेगा किसानों से अनाज को, उसी कीमत को बोलेंगे एमएसपी। और लेकिन किस फसल का कितना कीमत होगा, किस अनाज का कितना कीमत होगा, जिसके मामले में सरकार को सिफारिश कौन करता है, सीएससीपी, जो कृषि मूल्य एवं लागत आयोग है। कृषि मूल्य एवं लागत आयोग जो है, यही सरकार को बताता है कि जो वित्तीय वर्ष है उसमें किस फसल का कीमत कितना होना चाहिए। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर कुल 23 फसलों के लिए एमएसपी जो है जारी किया जाता है, जिसमें कि 14 खरीफ फसल है, 7 रबी फसल है और 2 अन्य वाणिज्यिक फसल है, 2 अदर्स कमर्शियल क्रॉप्स। जिसमें कि वाणिज्यिक फसलों में अगर देखा जाए तो एक जूट होता है और दूसरा कोपरा होता है, तो ये दोनों अन्य वाणिज्यिक फसल में शामिल है। यानी कि 14, 7, 21, 2 23 फसलों के लिए सरकार अभी 2021-22 के वित्तीय वर्ष में एमएसपी लागू किया है। एमएसपी की घोषणा वर्ष में 2 बार की जाती है, क्योंकि हम लोग के देश में देखा जाए तो बड़े स्तर पर 2 ही मौसम में खेती होता है, या 2 ही प्रकार के हम लोग फसल के मौसम को कैटेगराइज किए हैं, एक रबी है और दूसरा खरीफ है। और नीचे एक पॉइंट दिया गया कि गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य, ये भी सीएससीपी इसमें भाग लेता है और गन्ना आयोग, दोनों मिलकर गन्ना का मूल्य को जो है मूल्य को तय करता है। यहाँ पर देखिए इसमें फिगर में आप देख रहे होंगे कि जैसा कि इसमें लिखा है, कमेटी नहीं एमएसपी गारंटी कानून दो। अर्थात कमेटी और सरकार के अन्य कोई स्टेप से किसान खुश नहीं हो पा रहे थे। उनका कहना था कि नहीं, हमको एमएसपी सिस्टम चाहिए, हमको जो है कीमतों की गारंटी चाहिए, हम दुविधा में नहीं रहेंगे कि कीमतों में उतार चढ़ाव होगा या बाजार में पूर्ति और मांग के आधार पर हम लोग के अनाज की कीमत में उतार चढ़ाव होगा। फिक्स एकदम एमएसपी, जैसे कि सरकार पहले से घोषित कर रहा था, उसी तरह से हमको एमएसपी चाहिए। और तो इसका आंसर जो है हो जाएगा फसलों की बुआई से पहले। फसलों की बुआई से पहले घोषित किया जाता है और कम से कम कीमत का 1.5 गुना अधिक होना चाहिए। मतलब कि अगर मान लीजिए कि जो भी उसको खर्च हुआ है उससे कम से कम 1.5 गुना अधिक कीमत है जो कि किसानों को मिलना चाहिए। अब तीसरे नंबर का प्रश्न में चलेंगे। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? अब ऊनी कपड़ों की मिल के मामले में देखिए, देश में प्रथम ऊनी कपड़े का मिल जो बना था 1876 में कानपुर में बना था, और उस ऊनी को लाल इमली कहा जाता था। जैसा कि इस प्रश्न में दिया गया है कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई, तो इसका आंसर होगा कानपुर। कानपुर में 1876 में पहला ऊनी वस्त्र का मिल खोला गया था, जिसे लाई इमली के नाम से जाना जाता था, लाई इमली के नाम से जाना जाता था। दूसरा मिल जो है 1881 में धारीवाल पंजाब में, तीसरा 1882 में मुंबई में और 86 में बेंगलोर में। हालांकि ऊनी वस्त्र के प्रमुख उत्पादन केंद्र है पंजाब, धारीवाल, अमृतसर, लुधियाना। पंजाब में धारीवाल, अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़। महाराष्ट्र में मुंबई, ठाणे, जलगांव, अंबरनाथ, अमलेर। और ये भी ध्यान में रखिए, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अंबिका नगर, मालपुरा टोंक, जयपुर में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसको 1962 में स्थापित किया गया था। तो इसमें है कि भारत में ऊनी वस्त्र जो है अपना आरंभिक समय में कुटीर उद्योग के रूप में, स्वाभाविक है कि ऊनी वस्त्र एक कुटीर उद्योग के तौर पर ही। कल एक कुटीर उद्योग से प्रश्न हम आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 के सेट में भी दिए थे। और यहाँ पर देखिए जैसे कि ऊनी वस्त्र में कौन कौन से आएंगे, कंबल, कालीन, शाल, नमदा, लोई इत्यादि, यही सब निर्माण किया जाता। तो अगर आपसे पूछे कि पहला ऊनी वस्त्र भारत में मिल इसका कहाँ खोला गया, तो 1876 में कानपुर में। उसका नाम क्या था? लाई इमली था। बाद में दूसरा धारीवाल पंजाब में 81 में, 82 में मुंबई में, 86 में बेंगलोर में। अब आइए हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध अलीबाग सफ़ेद प्याज किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया? जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र, किसी क्षेत्र में से कोई विशिष्ट वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, किसी क्षेत्र में किसी क्षेत्र से संबंधित कोई विशिष्ट वस्तु है और पिछले 10 वर्ष से उसका उत्पादन लगातार अनवरत जारी है, तो सरकार उस क्षेत्र में उस वस्तु के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए या उस वस्तु के विशेषता को ध्यान में रखते हुए जीआई टैग देता है। तो भारत सरकार है जो कि 1999 से रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है जो कि जीआई टैग देना शुरू किया है। और उसमें यही नियम है कि पिछले 10 वर्षों से निर्मित कोई विशिष्ट वस्तु जो उस क्षेत्र का पहचान रहा है या उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उसको जीआई टैग दिया जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि अलीबाग सफ़ेद प्याज किस राज्य से संबंधित है? अब देखिए प्याज है, उसमें सफ़ेद लगा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही प्याज है जो कि देखिए आपको सफ़ेद कलर में नज़र आ रहा है। अब हम लोग के यहाँ भी प्याज होता है लेकिन उसका कलर लाल या एक पीले टाइप का रहता है। तो ऐसे परिस्थिति में जो है कि अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है 3rd नंबर का क्वेश्चन था,
तो अलीबाग सफ़ेद प्याज है, उसी को जीआई टैग दिया गया है और ये महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले में जो कि इसका खेती होता है और जीआई टैग इसको, ये प्याज जो है इस मीठे स्वाद का होता है, ऐसे तो प्याज कड़वे स्वाद का होता है। हालांकि उत्तर भारत में देखा जाए तो बिना प्याज का कोई व्यंजन संभव ही नहीं है, हम लोग तो बिना प्याज की सब्जी और वगैरह किसी चीज़ का नॉनवेज का कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन ये मीठे स्वाद का होता है, बिना आंसू बहाने वाला, मतलब इसमें सल्फर का कमी होता है, इसमें आंसू बहाने वाले कोई चीज़ नहीं होते हैं। और इसमें जो है अलीबाग जो तालुका है महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले में, वहाँ की मिट्टी में सल्फर की मात्रा कम है, इसलिए होने वाले प्याज मीठे होते हैं। अब मीठे का मतलब ये मत समझें आपके अमरूद या अंगूर या सेब जैसा होगा, मीठा एक थोड़े ही स्तर का ही होता है। और प्याज में उच्च एंटीऑक्सीडेंट के अलावा कम तीखापन, कम पायरुविक एसिड, उच्च प्रोटीन, वसा, फाइबर सामग्री होता है। हालांकि इसका जो तीखापन है एलाइल प्रोपाइल सल्फाइड के कारण होता है। तो जीआई टैग के बारे में आप समझ चुके हैं। जीआई टैग है जो कि बिहार में भी आप समझिए कि बहुत सारे चीज़ों को, सिलाब का खाजा है या फिर आप समझिए कि मालदा आम है, तो इन सब चीज़, कतरनी चावल है जो भी, तो इन सब चीज़ों को बिहार में भी पहले जीआई टैग दिया जा चुका है। 5वां नंबर का प्रश्न, किस राज्य में इंधौला नदी बहती है? नदियों के बहने का जहाँ तक सवाल है, भारत नदियों का देश है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे विकसित हुआ था, उसकी सहायक नदियाँ पंजाब में 5 नदी हैं। तो देखिए इसमें सवाल ये है कि मिंधौला नदी किस राज्य में बहता है। मिंधौला नदी गुजरात में बहता है और ये जो है गुजरात के दोसवाड़ा सोनगढ़ के पास से इसका उद्गम होता है। इसका लंबाई 105 किलोमीटर है और इसका जो बेसिन है जहाँ से इसका सिंचाई होता है 1518 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ खली खाड़ी, बिजरा खाड़ी, घवई नाड़ी और चिखाड़ी है। अब सहायक नदियां तो दिया, इतना टेढ़ा टेढ़ा नाम है, अब इच्छा आसान नाम आपको याद नहीं रहता है, तो यहाँ तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। या तो हालांकि देखिए इतने छोटे नदी का सहायक नदियों के बारे में प्रश्न शायद नहीं पूछे जाए, लेकिन हाँ ये मिंधौला नदी कहाँ है, ये गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है? मैत्री बांध का मतलब क्या है कि इससे दोनों देश में दोस्ती का पता चलता है। आप जैसे जानते हैं कि पहले अफगानिस्तान के साथ हम लोग के संबंध तो बहुत अच्छे रहे हैं। अगर उस समय हामिद करजई का शासन देखा जाए तो उस समय संबंधों का शुरुआत हुआ था और अमेरिका जब वहाँ से जो है ना वार ऑन टेरर शुरू किया था तालिबान के खिलाफ और तालिबान की सत्ता को उखाड़ फेंका, उसके बाद अमेरिका लगातार वहाँ सैन्य कार्रवाई करता रहा। लेकिन आप ये भी समझते हुए कि लगातार पिछले आप समझें कि 18-19 वर्षों में अमेरिका जो अफगानिस्तान में कार्रवाई किया है उससे ऐसा लगता था कि अफगानिस्तान एक स्थिर देश के रूप में तब्दील हो चुका है। लेकिन हाल ही आप जानते हैं कि तालिबान जो है अफगानिस्तान के चुने हुए सरकार को अपदस्थ करके सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो अभी हाल में आप न्यूज़ में पढ़े होंगे कि तालिबान कैप्चर सलमा डैम बिल्ट बाय इंडिया। तो आप ऐसे समझिए कि यही जो है वो सलमा डैम है और भारत अफगानिस्तान के मैत्री का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन अब ये सलमा डैम या क्या पूरे अफगानिस्तान ही तालिबान के कब्जे में जा चुका है। तो इसमें आप समझिए कि इसका उद्घाटन जो है 2016 में है, जो कि नरेंद्र मोदी गए थे अफगानिस्तान और उन्हीं के द्वारा जो है उसका उद्घाटन भी किया गया था। और इससे बेसन प्रांत में 75,000 हेक्टेयर की भूमि का सिंचाई होगा और इसकी जल विद्युत क्षमता जो है 42 मेगावाट है, यानी कि एक बहुउद्देशीय परियोजना है, समझे ना, मल्टीपर्पज़ है, जो कि इससे वर्क फंक्शन किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है? आप जानते हैं कि वर्षा जो है वो 3 प्रकार का होता है और वर्षा के मामले में जैसे पर्वतीय वर्षा है, संवहनीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा। हम लोग के यहाँ तो पर्वतीय वर्षा ही होता है क्योंकि हिमालय जैसा पर्वत जो है मानसूनी हवाओं को रोकता है और उससे देश में लगभग 73% वर्षा होता है। लेकिन कौन सा ऐसा रेगिस्तान है जो हिमालय के वर्षा रोकने के कारण उसके आप समझिए कि छायावृष्टि क्षेत्र में उस रेगिस्तान का निर्माण हुआ है? तो तकला माकन रेगिस्तान, जैसा कि आपको पता होगा कि चीन में स्थित है। तो दुनिया के बहुत सारे क्षेत्रों में रेगिस्तान का निर्माण हुआ जहाँ पर जो कि पर्याप्त वर्षा नहीं होता है, और जब वर्षा नहीं होगा पर्याप्त तो वहाँ रेगिस्तान बनेंगे ही। तो आप समझिए कि भारत में भी थार रेगिस्तान है। तो भारत में भी 2 रेगिस्तान है, एक गर्म है एक ठंडा है। थार रेगिस्तान आपको पता होगा कि गर्म रेगिस्तान है और दूसरा जो है आप समझिए कि जो लद्दाख में है, यानी कि लद्दाख वाला जो रेगिस्तान है वो ठंडा रेगिस्तान है। अगर दुनिया में रेगिस्तान के वितरण को हम देखें तो रेगिस्तान के वितरण के मामले में आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर देखिए जैसा कि आप नक्शा में देख पा रहे हैं, जैसे कि उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका में 4 बड़े मरुस्थल हैं, जैसे कि ग्रेट बेसिन, चिहुआन, मोजेव और सोनोरन, ये चारों यहीं पर हैं।
और साउथ अमेरिका में 2, अटाकामा और पैटागोनिया। अटाकामा दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल है, पैटागोनिया जो अर्जेंटीना के क्षेत्र में पड़ जाता है। तो ये दोनों जो मरुस्थल हैं साउथ अमेरिका में है। इसके अलावा अफ्रीका महादेश को हम देखें तो सहारा मरुस्थल उत्तर में है, जिसमें कि लगभग 10 देश हैं, हालांकि कुछ किताबों में 11 देश भी दिया रहता है। और उसके अलावा यहाँ पर दो और मरुस्थल है, नामीबिया में कालाहारी, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और अंगोला। यानी कि अफ्रीका में देखा जाए तो सहारा, नामीब, कालाहारी 3 मरुस्थल हैं। इसके अलावा अगर हम एशियाई क्षेत्रों में देखें तो ईरान में दस्त कबीर, दस्त लूट, ये दोनों ईरान में हैं। और उसके अलावा जो है आप देखिए किजिलकुम है जो कि तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है। काराकुम जो है ये भी सेंट्रल एशिया में ही है, तुर्कमेनिस्तान किर्गिस्तान के क्षेत्रों के बीच में है। और अगर भारतीय क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग का थार रेगिस्तान है, ऊपर में लद्दाख है, उसके ऊपर जाइएगा तो गोबी, ये भी ठंडा रेगिस्तान है, मंगोलिया में है। उसके नीचे है तकलामाकन, जो कि आपको सवाल में पूछा गया, तकलामाकन रेगिस्तान। और इसके अलावा आप यहाँ जाइएगा ऑस्ट्रेलिया महादेश में अगर देखिएगा तो यहाँ पर 5 बड़े रेगिस्तान है, गिब्सन है, सिम्पसन है, सैंडी है, तनामी है, ग्रेट विक्टोरिया है, अर्थात 5 रेगिस्तान यहाँ पड़ते हैं। तो इन रेगिस्तानों को आप ध्यान में रखिएगा। भारत में तुम लोग जानते हो कि जो अरावली पर्वत है वही हवा को नहीं रोक पाता है, जो आर्द्र हवा है उसको रोक नहीं पाता है। इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पर रेगिस्तान का विकास हो गया है। तो इस तरह से आप समझिए कि ये सवाल जो था हम लोग का, जिसमें कि पूछा गया था कि निम्नलिखित में रेगिस्तानों में से हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित हुआ कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर के बादलों को अवरुद्ध करता है। इसका आंसर होगा तकलामाकन, अर्थात आंसर इसका 2 होगा। इसके बाद हम लोग है जो कि 8वें नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। आठवां नंबर का जो प्रश्न है वो आप समझिए कि इस प्रकार से हम लोग के सामने, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? आपने यूपीएससी का नाम सुना होगा। कितने विद्यार्थी यूपीएससी का सपना देखते हैं, या वो ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक का सपना देखते हैं? सपने में ही वो सोचते रहते हैं कि कहाँ हमको जगह मिल जाए, लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं बनी है कि देश में बेरोजगारी उच्चतम दर पर है। और भारत का ही नहीं बात है, पूरे दुनिया में ऐसी परिस्थितियां बनी है। कोरोना काल में सभी कुछ ठप हुआ। तो अभी हम जहाँ आप लोग के सामने इस प्रकार से हैं, देखा जाए तो ऐसा हम कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसे भी पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर सवाल यहाँ पर ये है कि विद्यार्थियों की मदद के लिए आगे आना ही पड़ता है। अब देखिए इसमें सवाल है कि किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई। तो भारतीय वन सेवा, देखिए यूपीएससी जो है 2 तरह के सेवाओं के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। एक है अखिल भारतीय सेवा, जिसमें कि 3 सेवा आते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा। तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये तीनों अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का जहां तक सवाल है कि इनको राज्यों में नियुक्त किया जाता है, इनके जो अधिकारी होते हैं वो राज्य में नियुक्त करते हैं। कई बार आप लोग सुने हुए हैं कि नीतीश कुमार के द्वारा जो है बड़े प्रशासनिक फेरबदल किए गए, राताराती डीएमएसपी इधर से उधर। तो आप ऐसे समझिए कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2 सेवाओं का नाम हम जिक्र किए हैं। एक तो है जो कि अखिल भारतीय सेवा है, जिसमें कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आते हैं। दूसरा केंद्रीय सिविल सेवा। अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इन सभी का जो नियुक्ति होता है उसका निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार इनको अपने सुविधा के मुताबिक इनका हस्तांतरण करते हैं, आवश्यकता के मुताबिक इनका तबादला ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन केंद्रीय सेवा के जो अधिकारी हैं, जैसे भारतीय डाक सेवा, भारतीय रेलवे सेवा, आप ऐसे समझिए, भारतीय राजस्व सेवा, इन सभी सेवाओं के अधिकारियों का भी चुनाव यूपीएससी ही करता है। लेकिन इनका जो तबादला है और पोस्टिंग है, उनके संबंधित जो ये सब निर्णय लिए जाते हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखना, अखिल भारतीय सेवाओं के मामले में अगर मैं सवाल पूछ दूँ आपसे कि लोकसभा, राज्यसभा, अगर कोई नया अखिल भारतीय सेवा को बनाना हो, जैसे कि 1966 में भारतीय वन सेवा को बनाया गया था, तो भारतीय वन सेवा का जो है भारत के संसद के द्वारा 1966 में बनाया गया था। खासकर है जो कि इसका उद्देश्य वनों का प्रबंधन करना। वन क्षेत्रों के अधिकारी होते हैं और वन भी आप समझिए किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी देश में वनों का संवर्धन के लिए हमेशा प्रयास होते हैं। तो आप ये भी समझे कि अखिल भारतीय सेवा, नए अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार किसके पास है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के 2 सदन है। ज़्यादा शक्ति इसमें राज्यसभा के पास है। अनुच्छेद 312 में स्पष्ट लिखा गया कि राज्यसभा जो है 2/3 बहुमत से नए अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है। तो आईएफएस एक नया अखिल भारतीय सेवा था जो भारत की आज़ादी के बाद बना था। यहाँ पर आप समझो कि 1966 में भारतीय वन सेवा जो है वन क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए बनाया गया था। तो और इसके पहले इन सेवाएं तो अंग्रेज के काल में ही सब गठित की गई हैं। अब हम लोग 9 नंबर का प्रश्न देखेंगे।
गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है। गरीबी रेखा क्या है? देखो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर गरीब हैं। दुनिया अफ्रीका के 26 देशों में जितने गरीब हैं उतने गरीब तो अकेले भारत में है। तो आप समझिए कि अब गरीब किसको कहेंगे। अब मान लीजिए कि 100% अगर किसी देश का आबादी 100 है, उसमें 30 गरीब है, तो 30 बटा कुल 100 आबादी से भाग देंगे तो वहाँ का गरीब निकल जाएंगे, गरीबी का जो अनुपात है वो निकलेगा। तो हम लोग के देश में जो भी गरीब हैं उनके संख्या में हम लोग के देश का जो पूरा जनसंख्या है उससे भाग देंगे तो हमको उसका रेशियो मिलेगा, गरीबी का जो है एक अनुपात मिलेगा। लेकिन अगर उसको हम प्रतिशत में मापना चाहें तो उसको हम कितना से गुना करेंगे? 100 से। लेकिन देखो भारत में या किसी भी देश में गरीबी का गणना तो किया जाता होगा, तो लेकिन भारत में गरीबी का गणना करने वाला एजेंसी ANSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आप ये ध्यान में रखोगे, इसका आंसर 2 होगा, लोगों की संख्या का अनुपात। इसके अलावा हम लोग है जो कि यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? देखिए आप विभिन्न प्रकार के खेलों में कप भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो यूनेक्स कप है जिसका आंसर 4 बैडमिंटन है। देखो बैडमिंटन से संबंधित और भी कप हैं, अग्रवाल कप, अमृत दीवान कप, कोनिका कप, इब्राहिम रहमतुल्लाह चैलेंज कप, नारंग कप, एसा रुइया कप, थॉमस कप, टुंकू अब्दुल रहमान कप और उबेर कप, यूनेक्स कप, ये सभी जो है बैडमिंटन से संबंधित है। तो इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा, अर्थात यूनेक्स कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। तो इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर का। अब एक क्वेश्चन है साइंस से, विज्ञान का पोर्शन शुरू हो चुका। धोबन सोडा के उत्पादन का मौलिक रासायनिक समीकरण निम्न में से कौन है? तो देखिए धोबन सोडा का उत्पादन, अब धोने वाला सोडा क्या होता है? सोडियम बाई, खाने वाला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, खाई तो बाई सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन धोने वाला जो सोडा होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3। तो हम Na2CO3 कैसे बनाएंगे? इसके पहले ये, इसके पहले, इसके पहले, इसके पहले ए। अब इस विकल्प में देखेंगे कि इसमें कौन सा विकल्प हमको लेना होगा। देखो जो सोडियम कार्बोनेट है जो कि धोबन सोडा है, तो सोडियम कार्बोनेट जो है आप ऐसा समझिए कि सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए सॉल्वे प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। 1860 में अर्नेस्ट सॉल्वे के द्वारा जो है इस प्रोसेस का शुरुआत किया गया था। और अर्नेस्ट सॉल्वे जो है आप ऐसे समझिए कि इसका शुरुआत किए थे। और इसमें देखिए सबसे बड़ा बात क्या है ना कि इसको बनाएंगे कैसे। अगर इंडस्ट्री में या कोई केमिकल फैक्ट्री में इसको बनाया जाएगा तो यह बनता ही होगा, क्योंकि मार्केट में हम लोग को इजीली अवेलेबल है। तो ऐसे परिस्थिति में आप समझिए कि अगर ये अवेलेबल है तो ऐसे केस में आप समझिए कि निश्चित ही प्रयोगशालाओं में इसका निर्माण किया जा रहा होगा। लेकिन इसको निर्माण में हम लोग अमोनिया का उपयोग करते हैं, जल का, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग को समझ लेना होगा कि जैसे आप इसको समझिए इस प्रकार से कि सॉल्वे प्रोसेस क्या है। सॉल्वे प्रोसेस में हम लोग पहले अमोनिया, जल, कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और इससे बनाएंगे अमोनियम बाइकार्बोनेट या अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों नाम आप कह सकते हैं। लेकिन इसमें बाद में आपको NaCl डालना होगा। तो हम इसमें NH3H2O CO2 NaCl को शामिल करेंगे और NaCO3 + NH4Cl बनेगा। पूछा है मौलिक रासायनिक समीकरण, फंडामेंटल केमिकल इक्वेशन पूछा है। तो फंडामेंटल केमिकल इक्वेशन में हम इन घटकों को, किन घटकों को आप लेके बाद में सोडियम कार्बोनेट आप बना रहे हो, तो इसमें इन चारों को देखो, इन 3 जो है रिएक्टेंट के रूप में यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इन चारों को मिलाने के बाद हमको यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट बना और यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड बना। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, जल मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा सी। 1 मिनट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। किसकी विद्यमानता के कारण प्याज काटने व छीलने में आंखों में आंसू आ जाते हैं? तो देखिए ये सबको पता होगा, बड़ी बेसिक क्वेश्चन है, भला किसको न पता रहे। प्याज कौन नहीं काटता है, किसके आंख में आंसू नहीं आते हैं? आंसू तो आजकल हालांकि बेरोजगारी की वजह से आ रहे हैं, कोरोना, सरकार इस तरह से सरकारी नौकरी के पीछे आप भाग रहे हैं तो विभिन्न प्रकार के विचार आपके मन में दिन भर आते हैं। खैर देखिए झेलना तो पड़ता ही है, क्या कीजिएगा, अब दुनिया की परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई है कि अब इसमें देखिए प्याज काटने पर आंखों में आंसू आने का बात है, इसके पीछे सल्फर जिम्मेवार है। अब अल्ली वाका प्याज तो है नहीं कि उसमें सल्फर कम होगा, जिसको GI टैग मिला है। यहाँ पर देखो जो सल्फर है अधिकांश प्याज में तो सल्फर होगा ही। तो देखिए इसमें जो है जब प्याज काटते हैं तो प्याज के अंदर पाई जाने वाली सल्फर कोशिकाएं टूटेगी, फिर वो प्याज के अंदर जो सल्फर कोशिकाएं टूटेगी हम लोग की आंखों तक आएगी। आंखों में एंजाइम होते हैं, नमी होता है, नमी से संयोग करेगा तो आंख में जलन होगा तो बंद करेंगे। फिर कितना लोग उसी आंसू का उपयोग किसी दूसरे चीज़ में कर लेते हैं। काट रहे हैं प्याज, आंसू आ गया तो फिर किसी के सामने अपने भावना को थोड़ा सा लो करके कि भाई देखिए पिताजी के सामने, माताजी के सामने, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। लेकिन खैर इसका सहारा आप नहीं लीजिएगा। देखिए इसमें खैर प्रश्न है तो किसकी विद्यमानता के कारण प्याज काटने एवं छीलने पर आंखों में
आंसू आते हैं। तो इसमें होगा कोशिकाओं में सल्फर की विद्वानता। इससे अब देखो होगा क्या, सल्फर जो है आंखों के एंजाइम से संयोग करता है तो वो एसिड बनाता है। जहाँ भी एसिड बन गया, कभी चींटी काटता है तो फॉर्मिक एसिड के कारण जलन होता है। जहाँ कहीं भी एसिड होगा खुजली जलन होगा, तो इसी से समझिए कि आंखों में जलन का अनुभूति होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। लाल स्याही बनाई जाती है। देखिए स्याही के भी विभिन्न कलर होते हैं। लाल स्याही बनाया जाता है ईओसिन से, जो 4 नंबर का आपका आंसर है। लिखने के लिए प्रयोग की जाने वाली लाल स्याही अधिकांशतः लाल रंजक रेड डाई ईओसिन का तेलुबिलियन है। ब्रोमीन तत्व को फ्लोरोसेंट यौगिक में मिलाकर इसे तैयार करते हैं, इसलिए इसका नाम है रेडा ब्रोमो फ्लोरोसिन, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन को हम फ्लोरोसेंट यौगिक में मिला रहे हैं। लेकिन लाल दवा एक अलग चीज़ है, इसका ध्यान में रखिएगा। KMnO4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट बिल्कुल अलग चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फूट एवं मौत रोग निम्नलिखित में किससे पाया जाता है? खुर पका मुंह पका रोग, यानी कि खुर में समस्या मुंह में समस्या। किसी जानवर के मुंह में छाले पड़ जाए और खुर में भी घाव हो जाए तो समझो कि उसको खुर पका मुंह पका रोग है। हालांकि इस 6 प्रकार के वायरस से होता है। OAC एशिया, यानी कि O एशियाबन, A एशियाबन, C एशियाबन। इसके अलावा SAT1, SAT2, SAT3। ल्योफर और फ्रांस ने जर्मनी में पशुओं में खुरपका मुंह पका रोग का पता लगाया था। ल्योफर और फ्रांस याद रखिएगा, किस रोग का पता किसने लगाया? ल्योफर और फ्रांस। तो होने वाला रोग होगा किसमें? गाय, भैंस, बकरी, सुअर में। यानी कि विकल्पों में देखो गाय, भैंस, सुअर और बकरी ये सभी आ जाएंगे, यानी कि उपयुक्त सभी आंसर, यानी कि इसमें आंसर 4 होगा। 15 नंबर का प्रश्न, मनुष्य कंधे में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? संधि क्या होता है? भारत अमेरिका संधि, समझे ना। विभिन्न प्रकार के संधि होते हैं। तो संधि क्या होता है? संधि का मतलब होता है समझौता, यानी जोड़, यानी कि गठबंधन, यानी कि दोनों में मिलन। तो देखो मेरा ये हाथ है, अभी मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, लग रहा होगा 360 डिग्री घूम रहा है। तो जहाँ पर जो अंग 360 डिग्री मूव कर जाए वो होगा गेंद खालिका संधि। गेंद गोल होता है, गोल को ऐसे गेंद को घुमाओगे तो वो चारों तरफ घूमेगा। तो यहाँ पर मेरा हाथ ऐसे चारों तरफ घूमेगा, तो यहाँ पर गेंद खालिका संधि है। और देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की संधि, अचल संधि। अब मेरा कपाल है, खोपड़ी है, तो क्या इसको हम जैसे तैसे कर सकते हैं? नहीं होगा, कठोर होता है। तो जहाँ पर आप समझो कि जिस जोड़ में कोई भी गति संभव न हो उसे अचल जोड़ कहते हैं। हमारे खोपड़ी या कपाल के जोड़ को क्या कहेंगे? अचल जोड़। और हिंज संधि किसको कहेंगे? जैसे दरवाजा अपने कब्जे के सहारे आगे पीछे करता है तो उसको हिंज संधि कहेंगे। इसमें एक ही दिशा में गति होगा। जैसे मान लो मेरा अंगुली है तो ये नीचे तो जाएगा लेकिन ऊपर जाएगा नहीं। ऊपर ज़्यादा कोशिश करेंगे तो फिर एक अंगुली हमको गंवाना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा तो करना ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर हिंज संधि है, एक दिशा में वो मूव करेगा लेकिन दूसरी दिशा में मूव नहीं करेगा। फिर पीवट संधि। पीवट संधि में क्या होता है? दाएँ बाएँ आगे पीछे, इस प्रकार से पीवट संधि होगा। तो पीवट संधि होता है जो दाएं बाएं आगे पीछे कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे चक्री ऐसा घुमा देंगे या नट ऐसा खोल देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये होता था गेंद खालिका हो जाता। तो यहाँ पर जो संधि होगा वो पीवट संधि होगा। और जो आपका आंसर है वो गेंद खालिका समझ गए कि जैसे यहाँ पर जो कंधे वाला है संधि, समझे ना, वो गेंद खालिका है। और पीवट संधि जो हो गया यहाँ पर, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि जैसे कि हमारा जो गर्दन है, गला है, ये वाला जो है आगे दाएं बाएं आगे पीछे हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका आंसर 3 होगा, गेंद खालिका संधि। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। तो अगला प्रश्न जो होगा, आंत्र जो है टाइफाइड किसके द्वारा होता है? टाइफाइड का नाम आप लोग सुने होंगे। टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफिस होता है। साल्मोनेला टाइफी एक जीवाणु है। बिडाल टेस्ट का नाम सुना होगा। गंदे पानी, दूषित भोजन, मक्खी, ये सब इसको है जो कि प्रभावित करता है। उसी से है जो कि आप समझ लीजिए कि ये फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, या वैसे गंदे चीज़ों से जो है उड़ के मक्खियाँ या गंदी चीज़ें आती है तो वो प्रदूषित कर देती है। तो इसका 16 का आंसर होगा। टाइफाइड किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है। इसमें आंसर गलत लगा हुआ है, सुधार लीजिएगा। इसका आंसर 1 होगा। 17 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी, 2 प्रकार की ग्रंथि होती है। ऐसे तो ग्रंथि सिख धर्म को जो पुजारी होते हैं उसको कहते हैं, वो ग्रंथि लेकिन अलग है, ये ग्रंथि एकदम अलग है, समझा। अंतःस्रावी ग्रंथि किसको कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि उन ग्रंथियों को कहते हैं जिन ग्रंथियों के द्वारा एंजाइम और हार्मोन सीधे रक्त में चला जाए, यानी कि धमनी और शिरा में। यानी कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र में वैसी ग्रंथियां जो सीधे एंजाइम और हार्मोन को रक्त परिसंचरण तंत्र में डालती है, उसी को कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। तो यहाँ पर देखो लिखा क्या, अंतःस्रावी ग्रंथि तिल्ली नहीं है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियां उसको कहेंगे जो हार्मोन सीधे रक्त धारा में छोड़ देती है। बाह्यस्रावी ग्रंथि किसको कहेंगे? जो विशेष नली के माध्यम से उनके लिए विशेष नली बना रहेगा। धमनी, शिरा और ब्लड बने वाला नहीं, वो अलग हो गया। इसके लिए एकदम अलग नली विशेष, उसको जिस स्थान पर पहुंचाना है विशेष कार्य के लिए, उसके लिए वो अलग से जाएगा। तो आप समझिए कि
बहिस्रावी ग्रंथि उन ग्रंथियों को कहेंगे जो एंजाइम और हार्मोन को किसी नली के माध्यम से गंतव्य तक पहुंचाते हैं, जिसमें कि श्वेत ग्रंथि पसीना, अभी मान लो कि ठंडा का दिन है तो पसीना तो देखना ही मुश्किल है भाई, और लार ग्रंथि, हाँ ये बड़ी जल्दी आता है, स्तन ग्रंथियाँ, यकृत, ये सब क्या है बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं। आप जैसा कि देखिए यहाँ पर फिगर में, एक मिनट आप इसको देख लो, जैसा कि इसमें देखिए, इसमें हाइपोथैलेमस है, परावटु ग्रंथि है, पिनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय, अधिभृग ग्रंथि, ये सब क्या है अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो यहाँ पर आप ये भी समझिए कि यहाँ जो प्रश्न दिया गया है उसमें देखिए नर और मादा में सिर्फ यही फर्क होगा ना कि यहाँ ब्रीसन होगा और यहाँ पर अंडाशय होगा, हालांकि दोनों है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो समझो कि हाइपोथैलेमस, परावटु, थाइमस, अग्नाशय, ब्रीसन, इस साइड में पिनियल, पीयूष, अपटु ग्रंथि, अधिभृग, ये सब अंतःस्रावी है। उसमें फिर अंडाशय सिर्फ जोड़ दो तो वो नर के लिए हो जाता है। चलिए 18 नंबर का जो प्रश्न है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि वे बड़े स्रोत हैं। हृदय का देखो जहाँ तक सवाल है, हृदय हमेशा धड़कता है, कभी हृदय टूट जाता है, कभी जी मचलता है। तो आप ऐसे समझिए कि कभी हृदय किसी चीज़ को मानता नहीं है, समझे ना। तो आप देखिए ये दिल का बात है, दिल का बात क्या है कि भाई अब देखो इसमें इसका सुरक्षा जरूरी है। अब यहाँ पर देखो असुरक्षित किस वजह से होता है, हम लोग जानते हैं कि जैसे कोलेस्ट्रोल जो है एक बैड फैट होता है। कोलेस्ट्रोल, हालांकि सभी कोलेस्ट्रोल बैड नहीं होते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रोल जो होता है एक प्रकार से वैसा बसा है जो अगर धमनी और सिरा में यदि जम जाए तो इसके वजह से जो है रक्त दाब बढ़ जाएगा, तो उससे हार्ट अटैक हो सकता है। तो सेब जो है, सेब कोलेस्ट्रोल के मात्रा को कम करता है, कोलेस्ट्रोल के मात्रा को घटाता है, और एक प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट है जो हम लोग के धमनी और सिरा में कोलेस्ट्रोल जमता है उसके मात्रा को भी घटाता है, और वही धमनी और सिरा में जो महत्वपूर्ण वसा होते हैं उनका सुरक्षा भी करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें आंसर 3 होगा, पोटेशियम व फास्फोरस। 19 नंबर, हमारे शरीर में रोग जनकों के विरुद्ध प्रतिरक्षी कहाँ बनते हैं। अब प्रतिरक्षा का सवाल, भाई देखो कोरोना का टाइम है, इम्यून सिस्टम बढ़ाने का बार बार चर्चा हुआ कि प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करो, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इसका काढ़ा पियो, उसका काढ़ा पियो, तो ये करो वो करो, समझे ना, हाथ बार बार धो। अब देखिए इसमें सवाल क्या है कि प्रतिरक्षा तंत्र होता क्या है। जैसे कि हम लोग के शरीर पर बाहरी चीज़ों का आक्रमण होता है, सूक्ष्म जीवों का, विषाणु, जीवाणु, रोगाणु, कीटाणु, इन सभी चीज़ों के आक्रमण से बचने के लिए मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र चाहिए। तो प्रतिरक्षा तंत्र जो है, हम लोग के ब्लड में 3 प्रकार के कण होते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे कि जैसे कि पहले तो प्लाज्मा होता है और रक्त बिंबाणु होता है, और रक्त बिंबाणु में ही आप लोग प्लाज्मा में ही आप लोग जानते हैं कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तो देखिए इसमें जो WBC है, वाइट ब्लड सेल, यानी कि श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका जो है वो बनता है कहाँ, अस्थि मज्जा में, लेकिन वो मूव कहाँ करता है, शरीर में पूरे गुजरता है कहाँ से, लसिका से। तो लसिका में इसका उपस्थिति जो है रोगों से बचाने के लिए आवश्यक है, रोगजनकों से बचाने के लिए आवश्यक है। तो आप यही समझिए कि हमारे शरीर में रोगजनक लसिकानुओं द्वारा थाइमस में बनते हैं, और सफ़ेद रक्त कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण कोशिकाओं में से एक है। सफ़ेद रक्त कोशिकाएं बोन मैरो में बनती है और पूरे शरीर में लसिका तंत्र के माध्यम से घूमती है। इसका मुख्य कार्य संक्रमण और बीमारी से लड़ना। निम्नलिखित तत्वों में कौन सा समुच्चय उनकी धात्विकता का बढ़ता हुआ क्रम दर्शाता है। धात्विकता का मतलब क्या है, धातु का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन त्याग करना। जो आसानी से त्याग कर दिया, समझो कि उसका धात्विकता अधिक है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ समझेंगे कि किसका धात्विकता अधिक होगा, क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, वैसा क्यों नहीं होगा। देखो यहाँ पर जैसा कि लिख के मैं देखता हूँ कौन सा कलर आता है, देखिए नीला आ गया। इसमें दूसरा जो समूह है उसमें तुम लोग जानता होगा कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, ऐसा आता है। बेरिलियम का होता है 4, इसको लिखेंगे 2 और 2। मैग्नीशियम का होता है 12, इसको आप क्या लिखेंगे 2, 8, 2। कैल्शियम का होता है 20, इसको हम लिखेंगे 2, 8, 8 और 2। अब देखो सभी के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कौन आसानी से त्याग करेगा, त्यागना है 2 ही, लेकिन कौन आसानी से त्याग करेगा, सवाल है। आप सोचिए कि आप अपने घर से जितना दूर रहिएगा उतना ही स्वतंत्र रहिएगा, माता पिता के नज़दीक रहिएगा तो तमाम तरह के प्रतिबंध आ रहे हैं, कहाँ जा रहा है, कहाँ सुबह सही से नहीं, टाइम से नहीं उठ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको हिसाब देना पड़ेगा, बड़ी समस्याएं खड़ा होती है कभी। अब इसमें देखिए कि आप ये समझिए कि बेरिलियम जो है
मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सभी के अंतिम कक्षा में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉनों का सब त्याग करेगा, लेकिन नाभिक से कौन दूर है? देखो इसमें दूसरा कक्षा है, इसमें तीसरा, इसमें चौथा है। ये नाभिक से 4 कक्षा दूर है, 3 कक्षा दूर है, 2 कक्षा दूर है। तो जो चौथा कक्षा में है उसको त्यागना आसान होगा, यानी कि त्यागने की प्रवृत्ति ऊपर से नीचे बढ़ेगी, तो धात्विकता जो है ऊपर से नीचे जो है वो बढ़ेगी। अर्थात अगर ऊपर से नीचे हम लोग देखें तो यहाँ पर धात्विकता जो होगा वो बढ़ता चला जाएगा। अब उसके बाद इसमें तब इस हिसाब से आंसर देखोगे तो कौन होगा? 1 होगा। चलो अब अगला प्रश्न देखो 21 नंबर। 21 नंबर का जो सवाल, ओहो भूल जाते हैं क्या करना रहता है। देखिए अब 20 नंबर हो गया। अब इसके बाद हम 21 नंबर, 2.5 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती 30 सेंटीमीटर नाभिक मतलब फोकस दूरी लंबाई के एक उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, प्रतिबिंब की दूरी है। इसमें क्या करेंगे? इसको बनाएंगे और क्या करेंगे? देखिए इसमें दिया है कि वो मोमबत्ती जो है उसका फोकस नहीं उत्तल दर्पण जो है उसका फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर लो, वस्तु दूरी ले लो, कोई ना कुछ लो, कुछ इसमें दिया है हाँ -12 सेंटीमीटर। और इसमें हमको निकालना है प्रतिबिंब की दूरी, मतलब कि भी निकालना। अब ये तीनों आ गया तो समझो कि मैं तो बना ही दूंगा। उसके बाद 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f कीजिएगा तो 1/30 कीजिए, भिन्न का जोड़ घटाव आता होगा तो बन जाएगा, नहीं आएगा तो बड़ी समस्या होगा। यहाँ -1/12 हो जाएगा। देखो माइनस हम डायरेक्ट कर दिए, प्लस था माइनस था तो माइनस होगा, समझा। इधर जोड़िए, यहाँ 1/v बराबर 1/30 प्लस 1/12। अब यहाँ पर एलसीएम ले लीजिएगा 60, 2 होगा 5 होगा, तो यहाँ पर अब 7/60। v बराबर क्या करोगे? 60/7 करोगे। दोनों बोलने में एक ही नहीं लगता, 7/7 7/7। तो क्या भाग देने पर सही आ जाएगा? देखो यहाँ पर भाग दे के कौन आएगा? विकल्प में हम देख के ले आते हैं। 7 8 56 8.6। देखो चलिए इसके बाद हम लोग 22 नंबर का प्रश्न देखेंगे आगे। देखिए जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसे क्या कहा जाता है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहिएगा? सोचिए 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 सोचिए। अप्सर, अप्सर है विकल्प में 1, यानी कि आंसर इसका 1 होगा। अब देखो जैसा कि यहाँ पर पीपीटी में यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है, जैसा कि हम यहाँ पर इसको पहले इस फिगर को हम इधर ले आते हैं, इसके बाद इसको बड़ा करते हैं तो आप इसको सही से देख पाइएगा। देखिए इसमें क्या है कि केपलर का नियम, 3 नियम। पहला, जितने भी ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। दूसरा, ग्रहों का क्षेत्रीय वेग नियत होता है। तीसरा, भूल गए, हाँ t² प्रोपोर्शनल RQ। देखिए t² प्रोपोर्शनल RQ होता है। तो कहने का मतलब है ना कि यहाँ पर देखो जैसे कि पहला जो नियम है उसमें हम बोल रहे हैं कि ग्रह का जो कक्षा होता है वो दीर्घवृत्ताकार होता है, तो दीर्घवृत्ताकार होगा तो फिर इस प्रकार से ऐसे समझिए। दूसरा जो नियम है उसमें क्षेत्रीय वेग नियत होता है। एरियल वेलोसिटी फिक्स होता है, क्षेत्रीय वेग लिखाया नहीं है, क्षेत्रीय वेग क्या होगा? नियत होगा। और तीसरा जो होता है वो होता है t² प्रोपोर्शनल RQ। सबका मतलब समझिए, कक्षा जो इसका होगा दीर्घवृत्ताकार होगा। दीर्घवृत्ताकार कक्षा का मतलब क्या है कि ग्रह एक समय सूर्य से दूर होगा अधिकतम दूरी पर, और एक समय सूर्य के निकट होगा। जब अधिकतम दूरी पर होगा तब उसको हम अप्सर कहेंगे, जिसका जो 4 जुलाई को होता है। जब कम दूरी पर होगा, यहाँ पर देखो ये मेजर एक्सिस है, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, समझे ना। मेजर एक्सिस का हिंदी क्या होगा? दीर्घ अक्ष। और ये जो है माइनर एक्सिस है, इसका जो हिंदी होता है वो क्या होता है? लघु अक्ष। तो देखो यहाँ पर देखो ये अपसौर, जब सूर्य से ग्रह अधिकतम दूरी पर होगा तब वो अपसौर होगा 4 जुलाई को। जब सूर्य से ग्रह न्यूनतम दूरी पर होगा तब उपसौर होगा 3 जनवरी को। तो पृथ्वी क्या, आप 8 ग्रह के मामले में समझिए कि 8 ग्रह एक टाइम सूर्य से अधिकतम दूरी पर होते हैं और एक टाइम न्यूनतम दूरी पर। तो यहाँ पर जो है जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगा तो अपसौर होगा 4 जुलाई को होगा। सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होगा तो वो उपसौर होगा 3 जनवरी को। इंग्लिश में इसको पेरिहेलियन बोलते हैं, 3 जनवरी को होगा।
तो केपलर के ही 3 नियम हैं कि ग्रह का कक्षा दीर्घवृत्ताकार होता है, जितने भी ग्रह होते हैं सभी दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं पर परिक्रमा करते हैं, उनका क्षेत्रीय वेग नियत होता है t² प्रोपोर्शनल r³। जो ग्रह जितना दूर होगा उसका आवर्तकाल उतना ही अधिक होगा। जैसे कि बुध 88 दिन में चक्कर लगा लिया, जबकि वरुण 165 वर्ष में। सॉरी अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 23 नंबर का, वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक आवन से जुड़े कार्बनिक यौगिक संतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। संतृप्त उसको बोलेंगे जो संतुष्ट हो चुका है, अब उसको कुछ नहीं चाहिए, मोह माया खत्म, निर्वाण का प्राप्ति। देखो लेकिन यहाँ पर सवाल रसायन शास्त्र का है, इसके लिहाज से हम देखेंगे। यहाँ पर क्या है कि जैसे सवाल में दिया कि एक आवन से जुड़े कार्बनिक यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। संतृप्त यौगिक उनको कहेंगे जिसमें कि बॉन्ड को ब्रेक करना संभव नहीं हो, यानी कि उसमें सिंगल बॉन्ड हो। जैसे कि समझो कि मान लो कि यहाँ पर जैसे आप समझिए कि मीथेन है, तो मीथेन हम लोग CH4 लिखते हैं, और CH4 है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहाँ से इस प्रकार से 4 हाइड्रोजन इस प्रकार से ऐसे हम लगा देंगे। अब इसमें क्या नया बॉन्ड बनाना संभव नहीं है, 4 बॉन्ड है भाई, हाइड्रोजन को हटा को कोई और लगा लो, लेकिन वो 4 ही रहेगा। लेकिन मान लो कि यहाँ पर ऐसे जो है ना इथिलीन है, तो इथिलीन जो होता है C2H4 होता है। हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे, यही होता है, पढ़े होंगे आप लोग मैट्रिक में। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन देखिए एसिटिलीन का अगर हम बात करें तो C2H2 होता है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो और भी 3 बॉन्ड होते हैं, इस प्रकार से 3 बॉन्ड होता है, जिसमें कि 2 को पाई होता है, 1 सिग्मा होता है। इसमें है जो कि ये भी सिग्मा 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 होगा, ये पाई और ये सिग्मा होगा, जबकि यहाँ पर तो सभी के सभी सिग्मा होगा। सिग्मा पाई क्यों हम किए, कुछ फ़ायदा तो है नहीं। लेकिन ये जान लो, ये संतृप्त एल्केन संतृप्त, एल्कीन एल्काइन असंतृप्त होते हैं। तो यहाँ पर आप देख लो कि क्या होगा, एक आवन से जुड़े कार्बनिक यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, सही है। द्विबान तथा त्रिबान से जुड़े कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं, ये भी सही है। संतृप्त कार्बन यौगिक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं, नहीं। संतृप्त कभी क्रियाशील नहीं होगा। जो संतृप्त हो चुका, संतुष्ट हो चुका, मोह माया से विरक्त हो चुका, वो क्यों क्रियाशील रहेगा, पढ़ेगा तो वो ना जिसको कि कुछ एक नौकरी चाहिए ग्रुप डी का, NTPC का। देखिए अब यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। 24 नंबर नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी। अब देखिए नाभिकीय विखंडन क्या होता है। नाभिकीय विखंडन मतलब नाभिक का विखंडन। तो नाभिक 2 ही चीज़ होता है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन जो होता है, अगर यूरेनियम या कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व है उस पर यदि हल्के मंद गति के न्यूट्रॉन से प्रहार किया जाए तो वो 2 या 2 से अधिक तत्वों में टूट जाए, तो इसी को नाभिकीय विखंडन कहेंगे। तो देखिए भारी नाभिक वाले परमाणुओं का 2 लगभग समान द्रव्यमान वाले नाभिक में विभक्त होना ही नाभिकीय विखंडन कहलाता है। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन की खोज की थी ऑटो हानेबम स्ट्रॉसमैन ने 1939 में, यूरेनियम परमाणु पर मंद गति के न्यूट्रॉन से बौछार करके, और इसमें बहुत मात्रा में ऊर्जा निकलता है, साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। जैसा कि इस फिगर में आप देखिए कि जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि यूरेनियम पर मंद गति के न्यूट्रॉन से प्रहार किया जा रहा है। इसमें बेरियम और क्रिप्टन ये दोनों बन रहे हैं, यानी कि ब्रेक होके, और साथ में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा भी मिल रहा है। तो समझिए कि बड़ी मात्रा में इसमें ऊर्जा भी मिलते हैं, ठीक है। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो बड़ा अच्छा चीज़ आ गया सामने, दिन भर आप लोग यही सब पर लगे रहते हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इधर मटेरियल उधर मटेरियल, ऑनलाइन पढ़ाई, समझे ना, दिन रात किधर से कोई चीज़ मिल जाए बस इसी में लगे रहना है, किताब कॉपी तो रखना नहीं है। देखिए तो इसमें क्या है कि देखिए इसमें जो है, एक कंप्यूटर में फाइल फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है। किसी कंप्यूटर में इस प्रकार का आपको फेसबुक, यूट्यूब, यहाँ पर जो है ये पता नहीं ट्विटर है, और ये वो भी कुछ होगा, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, गूगल प्लस है। देखिए ये सब जो चीज़ें हैं ये सब आइकन्स हैं, यानी कि अगर चित्र के रूप में किसी एप्लीकेशन को दिखाना, छोटे चित्र के रूप में यानी कि चित्रात्मक निरूपण करना किसी चीज़ का, वही है जो कि आइकन कहलाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 होगा 25 का। अब हम लोग 26 नंबर पर, अब देखने से आपको लग रहा होगा कोई खाने पीने की चीज़ें हैं। भाई कपूर है, कपूर के बारे में सुना होगा कि उसका सब्लिमेशन होता है, एक बार गर्म करो तो ठोस से सीधे गैस में। लेकिन आपको फसलों से चींटियों को भगाना है तो कपूर के गंध से चींटियाँ भाग जाएंगी।
तो कपूर का उपयोग फसलों को चींटियों के हमले से बचाने के लिए किया जाता है। एक टेरपिन है जो आमतौर पर, देखो कपूर एक टेरपिन है, इसका उपयोग क्रीम, मलहम, लोशन में करते हैं। पेड़ की लकड़ी से निकाला गया तेल, कपूर का तेल कपूर के पेड़ की लकड़ी से निकाला गया तेल है, और ये जो है ना, इसका उपयोग दर्द, जलन, खुजली को दूर करने में भी होता है। इसका रासायनिक नाम सिनामोमम कैम्फोरा है। कपूर का रासायनिक सूत्र C10H16O है, जबकि IUPAC नेम 177 ट्राइमिथाइल बाईसाइक्लोहेप्टेन 2,1। मानव कान के लिए कितनी ध्वनि उपयुक्त होती है? 60 डेसिबल से ज़्यादा होगा भाई तब तो टेंशन हो जाएगा। इसमें आंसर होगा 3। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो मैक्सिमम इतना तक, इसके बाद उसको शोर, गंभीर शोर में, यानी कि आप समझिए कि इसके बाद कानों को क्षति पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो इसका आंसर 3 ले लेना। यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ पर आप समझो ऐसे कि इसका आंसर 3 होगा। किस पौधे का पक्षाघात और मानसिक विकारों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? पक्षाघात का मतलब होता है ब्रेन हेमरेज, यानी कि ब्रेन शून्य पड़ जाना, यानी कि काम नहीं करना। यानी व्यक्ति समझिए कि शरीर तो जिंदा है लेकिन दिमाग उसका शून्य, यानी कि बेहोशी अवस्था में है। तो इसके लिए जो है कुचला पौधे का उपयोग किया जाता है। कुचला एक औषधीय पौधा है, समझे ना, मुख्यतः पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इसका प्रयोग पक्षाघात, मानसिक विकार, नपुंसकता, बिच्छू डंक, मधुमेह तथा उदर कृमि के इलाज में होता है। ये हम लोग के क्षेत्र में भी पाया जाता है। तुम लोग पौधा देखा होगा गाँव में कि लता के जैसा चढ़ा होता है, उसमें हरे हरे बीज होते हैं शुरुआत में, लेकिन बाद में लाल हो जाते हैं खूब पकने पर। सिरका को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? क्लोस्ट्रीडियम, नहीं वो नहीं होगा। एसिटोबैक्टर एसिटिक, यानी कि एसिटोबैक्टर एसिटिक से जो है सिरका तैयार किया जाता है। सिरका जो होता है उसमें एसिटिक एसिड का बड़ा भूमिका होता है, इसलिए इसका आंसर 3 होगा। 30 नंबर का प्रश्न, बड़ा अच्छा लग रहा होगा फिगर आपको। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं? अब इसमें देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पौधा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग तो करता ही है, लेकिन जल के टूटने से उसको ऑक्सीजन ही मिलता है, हाइड्रोजन ही मिलता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर दोनों देखा जाए तो उनको जल से ही प्राप्त होता है। नहीं, ऑक्सीजन तो तुम ऐसे भी कह सकते हो कि अगर वो सांस लेगा तो जल वाला ऑक्सीजन के लिए वेट तो वो नहीं करेगा। नहीं, उस टाइम जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन है, उसी को श्वसन के दौरान पेड़ पौधे वायुमंडल का ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं। लेकिन आप हाइड्रोजन का जहाँ तक सवाल है तो वो जल से ही उनको अल्टीमेटली मिलेगा। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जो है, तो पौधे अपने जड़ों के माध्यम से जल को जमीन से अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य की ऊर्जा जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करती है। हरे पौधों में सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के से पोषक तत्व निकलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की खोज आंशिक रूप से 1600 के दशक में बेल्जियम के रसायनज्ञ, शरीर विज्ञानी और चिकित्सक जॉन बैप्टिस्ट वैन हेलमोंट द्वारा की गई थी। अब देखिए, अब यहाँ से मुझे लिखना होगा, कलम है मेरे हाथ में। देखिए, ये जो है न्यूमेरिकल है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए ऐसे दिया, व्यक्ति की मात्रा ज्ञात करें। मात्रा का मतलब मास पूछा है। तो जैसे देखो, व्यक्ति का जो भार होगा उसको हम लोग D से डिनोट करेंगे, W बराबर mg। और जानते हैं कि भार एक प्रकार का बल है जो किसी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा अपने केंद्र की ओर लगाया जाता है, न कि नीचे की ओर, केंद्र की ओर, हमेशा याद रखना, केंद्र की ओर लगाया जाता है। तो कितना लड़का बोलता है कि भार वह बल है जो किसी वस्तु पर नीचे की ओर पृथ्वी द्वारा लगता है। ये वाला सही नहीं है, केंद्र की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है। तो यहाँ पर देखिए 588 बराबर mg, तो m यहाँ पर होगा, g का वैल्यू 9.8 होगा, काट दोगे, हमको याद है ये 60 होगा। m बराबर कितना होगा? 60 के जी। लो, इसका आंसर 1 होगा, कहानी इसका खत्म होगा। यदि कार्बन के परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है, कार्बन के परमाणु के 1 मोल का, तो देखिए कार्बन यहाँ से ऐसे, कार्बन का परमाणु, कार्बन का 1 मोल लो, कार्बन के 1 मोल का भार होता है 12 ग्राम। लेकिन किसी भी चीज़ का 1 मोल में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो एवोगाड्रो संख्या के बराबर होती है। तो एवोगाड्रो संख्या तो यही होता है, और इतना बराबर होगा, इतना परमाणु, इतना कार्बन परमाणु, देखो छोटा सा कार्बन छिपा हुआ है, इतना कार्बन परमाणु का जो वजन है वो 12 ग्राम होगा। तो एक कार्बन परमाणु का वजन हम लेंगे तो 12 बटा हो जाएगा 6.023 गुना 10⁻23, भागा दोगे तो 1.99 गुना 10⁻⁻22 ग्राम।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 5 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के खगोलीय दूरबीन बनाई गई है, इसकी आवर्धन क्षमता। देखो कोई भी दूरबीन होगा तो उसमें दो लेंस होगा, नेत्रिका होगा अभिदृश्यक होगा। अभिदृश्यक बाद में होगा 20 वाला, नेत्रिका पहले वाला होगा 5 वाला। तब देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे। इस प्रश्न में जो है आप समझिए कि इसका जो आवर्धन होगा m ये होता है f0/f ही होता है। तो यहाँ हम लोग 20 बटा क्या करेंगे 5 करेंगे, काटेंगे तो कितना आएगा 4, यानी कि आवर्धन का मान इसमें होगा 4, यानी कि इसका आंसर होगा 2। यानी ख़त्म हो गया कहानी इसका। इतने तक कहानी रहता, ज़्यादा भी नहीं ठीक लगता है। हाँ इसमें थोड़ा ज़्यादा ठीक लगेगा। देखो करा CaCO3 CaO के गठन की उष्मा 288.5 151.9 न 94.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम अणु है, तो CaCO3 के CO2 तथा CO में विघटन की उष्मा कितनी होगी। जितना तेजी में हम पढ़ दिए तुम लोग फिर से पढ़ लेना। CaCO3 विघटन होगा CaO, इसका विघटन होगा CaO और CO2 में। देखो विघटन की उष्मा जो होगा यानी कि जो हीट जनरेट होगा ई होता है प्रोडक्ट माइनस होता है रिएक्टेंट, यानी कि प्रोडक्ट यानी उत्पाद में बन रहा CaO और CO2। तो CaO का यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको दे दिया है कि CaO का जो है गठन की उष्मा इतना और CO2 की जो गठन की उष्मा जो है वो आपको इतना दे दिया है। तो पहले क्या लो कि ये दोनों प्लस में है तो ये दोनों प्लस में लो, यानी कि 151.9 प्लस 94.1 और यहाँ पर माइनस लेंगे 288.5, इसको घटा देना आएगा -42.5 किलो कैलोरी। इसका आंसर यही होगा, यानी कि इसका आंसर 1 होगा। अगर प्रश्न में देखा जाए तो इसका आंसर 1 होगा। तो देखिए जो इंथैल्पी का डिफरेंस है यानी कि जो प्रोडक्ट बना उसका जो ऊर्जा है माइनस जो रिएक्टेंट्स यानी कि अभिकारक का जो ऊर्जा है उसको घटाएंगे। तो अभिकारक में तो CaCO3 है तो इसको आप घटा देना और ये दोनों को जोड़ेंगे। देखिए 35 नंबर का जो प्रश्न है इसमें दिया है कि 0.5 मिलीमीटर व्यास के सीधा तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, उसका व्यास बढ़ा के 1 मिलीमीटर कर दिया तो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्या होगी। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे आपको पहले 2 तार लीजिए। पहला तो एक तार है जिसका व्यास आपको दे दिया है 0.5 mm और दूसरा जो है इसमें इसका व्यास दे दिया है 1 mm। तो इसमें 1 एम्पियर का धारा, इसमें भी 1 एम्पियर का धारा, लेकिन बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो शक्ति होगा वो किसमें क्या होगा, पहले से कितना गुना होगा, बराबर होगा, क्या होगा, नहीं होगा। देखो चुंबकीय क्षेत्र का शक्ति जो F होता है वो होता है BI sin थीटा। इसमें कहीं भी तार के मोटाई का जिक्र नहीं है, कहीं भी इसका व्यास का जिक्र नहीं, इसलिए हम इसमें इसका पूर्व के समान ही इसका मान होगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा देखा जाए तो। अब आइए अब मैथ वाला सेक्शन पर आते हैं। 1 मिनट हम सिर्फ पानी पी लें, बस आप लोग 1 मिनट पानी पी लीजिए। देखिए अब हम मैथ के इस प्रश्न को देखेंगे। इसमें है जो कि दिया है कि 50 मीटर ऊंचे मीनार के आधार, ये कैसे देखो यहाँ पर ऐसे मीनार है और यहाँ पर ऐसे 50 मीटर इसका ऊंचाई दे दिया है। इसका जो ऊंचाई है वो 50 मीटर है, ऐसे समझो कि इसका जो ऊंचाई है वो 50 मीटर है। यहाँ पर 2 कार खड़ा है, एक कार जो है 30 डिग्री कोण बनाता है जबकि दूसरा कार जो है वो 60 डिग्री कोण बनाता है। बनाने का तरीका क्या, पहले तरीका समझो। जैसे कि एक कार 30 डिग्री कोण बना रहा है और एक कार जो है 60 डिग्री कोण बना रहा है। अब देखिए tan 30 जो होता है वो 1/3 होता है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। tan 60 जो होता है वो होता है √3/1, तो tan 60 होगा √3/1, तो यहाँ पर 1 ही हो जाएगा। अब देखो सवाल ये है कि जैसे कि tan 30 1/√3, tan 60 √3/1।
अब tan 60√3/1 होता है। अब क्या करो कि एक के लिए ऊंचाई 1 है, एक के लिए ऊंचाई √3 है। भला ऐसा अंतर क्यों? इसको अगर ये √3 है तो इसको भी √3 बनाना पड़ेगा। तो इसको √3 बनाएंगे तो यहाँ पर ऐसे √3 से गुना करेंगे तो हमको यहाँ √3 से गुना करना पड़ेगा, तो बराबर यहाँ पर 3 होगा। तो पूरा 3 में 1 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 2। हमको यही दूरी निकालना है। ये जो दूरी देख रहा है ना, यही दूरी हमको निकालना है। तब इसमें क्या करेंगे कि जैसे कि पूरा ऊंचाई इसका 50 है, जबकि हमको ऊंचाई यहाँ पर ये भी √3 है, ये भी √3 है, √3, तो h बराबर हम लेंगे तो 50 का तुलना √3 से, और दोनों के बीच का दूरी 2 है तो गुना 2 करोगे, 50 दूनी 100/√3, यह आ जाएगा 57.67 मीटर। इसका आंसर होगा। अब इसको हम गायब कर देते हैं, बस तुम लोग देख लिया। चलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC एक संदिबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें कि कोण C बराबर समकोण। अब देखिए इसमें प्रश्न में क्या है कि जैसे कि ABC यहाँ पर ऐसे कोई त्रिभुज है, बराबर 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 बना नहीं, बन गया। यहाँ पर ऐसे ये दोनों बराबर है। समदिबाहु समकोण का मतलब यही होता है लंब बराबर आधार। अब इसमें कोण C, यहाँ पर कोण C ले लो, नहीं तो हम भुला जाएंगे तो कुछ और ले लेंगे। ABC देखो, तो ABC यहाँ पर 90 डिग्री, तो यहाँ पर क्या है कि अब ये दोनों बराबर है, तो बराबर है तो मान लो कि ये x अगर होगा तो ये भी x होगा। तब जान रहे हो कि यहाँ पर समकोण त्रिभुज है तो इसका वैल्यू तो √2x होगा। तो प्रश्न में आपको पूछा है कि AB बटा AC क्या होता है, तो AB का जो वैल्यू होता है वो AB का वैल्यू यहाँ पर दे दिया है √2x, और बटा यहाँ पर AC जो होता है होगा मतलब वो √2, यानी कि √2:1, यानी कि AB बटा AC बराबर √2/1 होगा। ठीक है, इसमें देखिए, अच्छा ठीक, चलिए कहानी ख़त्म इसका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, 2 घड़ियों की मिनटों की सुइयों में 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर लंबी है। तो 2 घड़ी पहले लो, घ से घड़ी, घ से घोड़ा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर इसको आप लीजिए, और यहाँ पर ये कितना लेना है? 4। अब बोल रहा है कि आधा घंटा, तो आधा घंटा में तो ऐसे चल के चला जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा। ये भी आधा घंटा में यहाँ चल जाएगा, तो ये वाला एरिया बनेगा, ये वाला एरिया बनेगा, इसका ये वाला एरिया बनेगा। अब ये बताइए कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो एंगल तो दोनों समान बना, ये भी 90, ये भी 90, इसीलिए हमको πr² θ/360 लेने का आवश्यकता नहीं है। हम लेंगे इसमें, चूँकि एंगल समान है इसलिए सिर्फ किसी भी वृत्त का या वृत्त के किसी क्षेत्र का, वृत्त के किसी सेक्शन का जो क्षेत्रफल है वो डिपेंड करता है उसके त्रिज्या पर। तो त्रिज्या यहाँ पर 3 है, तो 3 का, अब देखो ऐसे तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो r² करो, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9:16, बस आंसर हो। कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 बरस में तिगुनी हो जाती है तो कितने बरस में उसी दर से साधारण ब्याज पर वह दुगनी होती है। तो कोई राशि जो है 20 बरस में 3 गुना हो जाता है तो बोलता है दुगना कितना बरस में होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि फार्मूला हम यहाँ पर ये लगाएंगे कि T2 बराबर, यहाँ पर जो है, हाँ T2 बराबर, यहाँ पर जैसे कि तिगुना हो जाता है तो आप ऐसे समझिए कि यहाँ n1 - 1 बटा n2 - 1 गुना यहाँ पर T1 होगा। तो जैसे देखिए कोई राशि जो है तिगुना हो जाता है, कोई राशि जो है तिगुना हो जाता है, तो यहाँ पर आप इसको ऐसे समझिए कि ये ठीक, कोई राशि 3 गुना हो जाता है तो फिर ये दुगना कितना बरस में होगा। तो 3 गुना होता, कोई राशि 3 गुना होता है 20 बरस में, तो दुगना कितना बरस में होगा। तो ऊपर में 1 है, 2 है, काटोगे तो यहाँ पर 2 मतलब कट जाएगा, यानी कि 10 बरस में। कहानी खत्म हो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे जो होगा 40 नंबर। इतना छोटा मत हो भैया, ऐसे रहो। चलिए 40 नंबर, 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब का मान क्या है। अब इसमें देखिए यहाँ पर पहले पेन ले लेते हैं भाई। आप जानते होंगे कि जैसे रहता है ना 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट n का क्यूब। तो इसका फार्मूला होता है n × n + 1/2 का स्क्वायर। ऐसा
पहले के टीचर ऐसे ही खूब रघा रघा के बोलते थे। देखो इसके बाद जो है हमको लेकिन निकालना क्या था, भूल गए अभी। देखो यहाँ पर 6Q प्लस 7Q प्लस 8Q प्लस 10Q। तो यहाँ पर क्या करना है कि इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम मान लो कि पहले इसमें हम 1 का Q, नहीं इधर तुम लोगों को नज़र नहीं आता होगा, पता नहीं आता होगा, हो सकता है, 2 का Q, 3 का Q, 5 का Q तक इसको हम घटा लेंगे। अगर ये पूरा सीरीज रहता, फॉर एग्जांपल ये पूरा 10 तक रहता, तो इसका जोड़ पूछते तो यहाँ 10 रखते तो 10 1 10, 10 1 11, 110/2, 55 का स्क्वायर आ जाता। लेकिन चूंकि हमको पूरा तो है नहीं, हमको इसको हटाना होगा। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 5 1 6, 5 का 6 25 30, 30 का 2 से भागा 15, 15 का स्क्वायर घटाना होगा। तो 55 का स्क्वायर होता है 325 में घटा दो 225, आ जाएगा 2800। यही इसका आंसर होगा। तो समझिए कि हमको इतना चाहिए था, हमको ए वाला भाग चाहिए था। तो ए वाला भाग चाहिए तो ऐसे केस में हमको इसमें इसको घटाना होगा, रिमूव करना होगा। तो हम ये पूरा यहाँ से वहाँ निकाल लिए ई 55, और उसमें इतना दूर वाला ये घटा दिए, 15 का स्क्वायर घटा, देखो रंग देते हैं, 15 का स्क्वायर घटा दिए, तो फिर आंसर 2800 आ जाएगा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 6 और 5 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। 6 और 5 दोनों से विभाज्य होगा, जो किससे विभाज्य होगा, 6 5 30। तो 30 से विभाज्य होगा तो कौन कौन, 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 30 चौक 120। तब 2 ही अंक तक लेना था, तो मैक्सिमम 30 तिया 90, यानी कि इसका जो आंसर होगा 1 होगा। चलिए इसके बाद ख़त्म हुआ। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 42 नंबर। होए ये इसका मुझे अकल नहीं लग रहा है। देखिए यदि 3 4 P8 संख्या 9 से विभाज्य है तो P का मान है 3 4 कितना होता है 7, और 8 मिलाओगे तो 15, यानी कि 8 4 12 3 15। लेकिन 15 तो 9 से कटेगा नहीं, 9 से कटने के लिए है जो कि उसमें 3 और चाहिए 15 में, तो 15 3 18 होगा। यानी कि 8 4 12 3 15 में 3 P की जगह पर लेके जोड़ेंगे तो ये 9 से कट जाएगा। तो ऐसे केस में इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर जो होगा वो 3 होगा। ठीक, अब देखिए 3x इतना लिखा है, तो इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे 3 है पर पावर x प्लस 3 पर पावर x माइनस 2 बराबर 244। अब कितना विद्यार्थी इसको ऐसे बनाएंगे कि नहीं उतना का है सोल्व करने जाएं, दिन समय खराब चल रहा है। वैसे ही देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखिए, अगर हीट एंड टाइल से बनाइएगा तो पहला विकल्प में 2 है तो 2 रखिएगा तो 3 है 2 5, 3 पर पावर 5 होता है 243, और 2 माइनस 2 0 होगा तो 3 पर पावर 0 हो जाएगा 1, तो 243 से 44 होगा। लेकिन मान लो कि इसको बनाना पड़े, मतलब कोई कह दे कि नहीं नहीं बना कर दिखाइए आप, ऐसे नहीं चलेगा। तो इसको हम लोग देखो इसको यहाँ पर ऐसे करेंगे। यहाँ पर फिर जो है ना यहाँ पर पेन लेंगे। देखिए 3 पर पावर x, 3 पे पावर यहाँ पर है जो कि x ही हुआ, और गुना 3 पर पावर 3 होगा, प्लस 3 पर पावर x कीजिएगा, 3 पर पावर नीचे 2 कीजिएगा, बराबर 244। 3 पर पावर x कॉमन ले लीजिएगा, 3 का क्यूब 27 होता है, प्लस 1/9 होगा, बराबर 244 होगा। फिर 27 नमा 243 होता है, 243 से 44 होता है, तो अगला स्टेप में मिलेगा 244 बटा यहाँ पर 9 मिलेगा, बराबर 244 मिलेगा। और ये 244 से 244 काट लेंगे। 3 पर पावर x बराबर 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, तो x बराबर होगा 2, यानी कि इसका आंसर 1 होगा 43 नंबर। ठीक है, चवालीस 3 नल पी क्यू आर एक टंकी को भरने में क्रमशः 20 30 और 40 मिनट का समय लेते हैं। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएँ तो टंकी को कितने समय में भरा जाएगा। इसमें क्या है भाई, इसमें तो वही है कि 3 नल पी क्यू आर को टंकी के भरने में 20 30 40 मिनट का समय लेते हैं। मतलब कि ऐसे समझिए कि पी क्यू आर 3 नल हैं और इनके द्वारा जो कि 20 30 और 40 समय लिया जाता है। इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम इसका जो आ जाएगा वो 120 आएगा। तो 20 छक्का 120, 30 चौ 120, 40 तिया 120, यानी कि हमको भरना है 120, और यही तीनों नल से, यानी कि 6 4 10 3 13 क्षमता के साथ टी समय लेगा। तो टी बराबर हो जाएगा 120/13 बराबर हो जाएगा 9.3/13।
यानी कि इसका आंसर जो होगा 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 होगा। देखिए अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है, यदि 40% की छूट दी जाए तो हानि प्रतिशत होगा। तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है। तो देखिए क्रय मूल्य से 35% अधिक है तो 40% की छूट दी जाए तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 35% अधिक है, तो इसको जो है आप इस 35% को आप प्लस में लीजिए और जो छूट दे रहा है 40 उसको माइनस में लीजिए। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a + b + ab बटा 100, यानी कि +35 - 40 + 35 गुना -40 बटा 100। यहाँ पर ये आएगा -5, ये -1400 में 100 से भागा दोगे तो आएगा -14 बराबर होगा -19, यानी कि आंसर जो होगा इसका 1 होगा, हानि प्रतिशत 19 होगा। ठीक, अब आगे देखिए, आगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न जो है 46 नंबर का है, जिसमें कहा रहा है कि दीपक तथा राज की मासिक आय का अनुपात 4:9 है, खर्च का अनुपात 1:3 है। यदि प्रत्येक 1 महीने में 9,000 की बचत करता है तो दीपक की मासिक आय क्या होगी। अब देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि देखो कोई भी आप इसको समझिए कि अगर यहाँ पर हम लोग आय ले लेंगे तो आय में यदि हम व्यय या यहाँ पर देखो खर्च लिखा है तो हम खर्च शब्द का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब हम उस शब्द का इस्तेमाल करेंगे व्यय तो आप हमको बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स समझ लीजिएगा कि भाई लगता है कि बहुत बड़े आर्थिक विशेषज्ञ हैं। तो यहाँ पर आय में जब एक खर्च जाएगा तो यहाँ पर है जो कि बचत होगा। तो मान लो कि यहाँ पर आय का रेशियो दिया है 4:9 और खर्च का रेशियो दे दिया है 1:3। अब यहाँ पर देखिए 4 और 9 में अंतर 5 है, यहाँ पर 2 का अंतर, तो यहाँ 2 का अंतर है 1 3 में, तो 2 में ऊपर से गुना करो तो 4 दूनी, क्योंकि हमको अंतर बराबर करना है तो यहाँ पर 8 होगा और यहाँ पर 9 दूनी 18 होगा। यहाँ पर अंतर 5 है तो यहाँ पर 5 लो और यहाँ पर 5 या 15 है, तो देखो 8 में 5 3 जाएगा, 3 बचेगा, 18 में 15 3 बचेगा। जबकि यहाँ बचत में आपको दे दिया कि प्रत्येक 9,000 बचाता है, तो हम आय में खर्च को यानी कि 8 में 5 को घटाएंगे या 18 में 15 को घटाएंगे तो 3 आएगा। और इसमें पूछा है आपको कि दीपक की जो मासिक आय है वो कितनी होगी, तो दीपक के मासिक आय के लिए हम 8 से यहाँ पर गुना करेंगे, काटेंगे तो 3 आएगा और इसके बाद 3000 से 24,000 आंसर इसका होगा, यानी कि उसका आंसर 3 होगा। फिर ठीक, अब इसके बाद 47 नंबर का प्रश्न देखिए। इसमें 3 त्रिभुज दिए गए हैं इस प्रकार से जैसे कि दिए जाते हैं। देखिए इसमें 3 त्रिभुज है जो कि इस प्रकार से ऐसे दिए गए हैं और यहाँ पर ऐसे देखिए इसमें थोड़ा सा दाग लग गया, उससे चिंता मत कीजिएगा। देखिए x - 3y, उसके बाद अगला जो है x - y = 4 और फिर अब देखिए इसका तीनों शीर्ष हम निकाल लेंगे, उसके बाद इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि तीनों शीर्ष निकालना जरूरी होगा। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, इतना बराबर 0 दिया था तो यहाँ पर x बराबर आप 3y लो, x - 3y = 0 तो x बराबर 3y। अगर x बराबर 3y ये है तो यहाँ पर अगर 3y हम x बराबर पुट करेंगे तो 3y बाई 4y, तो 4y = 4, तो y का वैल्यू 1, तो y का वैल्यू जब 1 हो जाएगा तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, यानी कि 3 और 1 हो जाएगा। तो समझिए कि यहाँ x बराबर 3y पुट कर दीजिएगा तो 3y बाई 4y, तो y बराबर 1 आ गया। जब y बराबर 1 होगा तो x बराबर 3 होगा। अगर इन दोनों समीकरण को हम सोल्व करें तो y से y कट जाएगा और 4 4 8 होगा, x 2x होगा, तो 2x = 8 तो x बराबर 4। तो जब x बराबर 4 होगा तो यहाँ 4 इसमें घटाएंगे, ले जाके 4 यहाँ रख के इधर घटाएंगे तो यहाँ पर इसका वैल्यू 0 आएगा। फिर अगर हम x बराबर 3y को इसमें रखेंगे तो 3y - y 2y, 2y = 4, तो y बराबर 2 आ जाएगा। जब y बराबर 2 हो जाएगा तो x बराबर 6 हो जाएगा। अब हम फार्मूला लगा देंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 × x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/3 रंगना पड़ेगा y1 - y2
देखिए 1/2 यहाँ x1 के स्थान पर 6 लीजिए तो 6 होगा, और बाई 2 माइनस बाई 3 कीजिए तो बाई 2 यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस बाई 2 माइनस बाई 3, 0 माइनस 1 कीजिए। उसके बाद फिर लीजिए आप x2, तो x2 की जगह पर यहाँ पर 4 ले लीजिएगा, और बाई 3 माइनस बाई 1 तो 1 माइनस 2 यहाँ पर कर लीजिए। यहाँ पर हाँ, अगर यहाँ पर हम लोग x2 ले रहे हैं तो 4 होगा, तो यहाँ पर है जो कि बाई 3 माइनस बाई 1 यानी कि 1 माइनस 2 यहाँ पर होगा, और प्लस x3 जब हम लेंगे तो यहाँ पर 3 होगा, और बाई 1 माइनस बाई 2 यानी कि 2 माइनस 0 होगा। तो इस प्रकार से होगा। तो देखिए यहाँ पर ही -6 है और यहाँ पर ही +6 कट जाएगा, 4 में 2 से भागा पड़ेगा तो इसका आंसर 2 आएगा। माइनस में आ रहा है लेकिन हमेशा क्षेत्रफल प्लस में ही लेते हैं, तो इसका आंसर हम 2 लेंगे, यानी कि ये होगा 47 नंबर का। अड़तालीस नंबर का प्रश्न अब हम लोग देखेंगे। 48 नंबर का जो प्रश्न है उसमें जो है ऐसे दिया है कि 3 नहीं 3 को अंदर ही समझना तुम लोग। 3a बराबर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, फिर यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर 126 है, फिर +3 है, फिर यहाँ पर 217 है, ऐसे है ऐसे है। तो देखिए हम ऐसा करते हैं ना कि इसको 3 तो 3 लिख देते हैं, 9 के स्थान पर 8 लिखते हैं, फिर 3 को 3 लिखते हैं, फिर 125 लिखते हैं, फिर यहाँ पर प्लस लिखते हैं, और यहाँ पर 217 है उसके यहाँ पर 216 लिखते हैं। अब क्या करते हैं कि इरेजर ले लेते हैं, इरेजर से इसको ऐसे मिटा लेते हैं, फिर पेन ले लेते हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि 3√a इससे ही बड़ा है और इसके ही बराबर है, इससे ही बड़ा है और इसके ही बराबर है, तो ये भी इससे क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि 3 यहाँ पर a है, इससे निकालोगे तो 2 का क्यू तो 2 निकलेगा, ये 5 का क्यू तो 5 निकलेगा, ये 6 का क्यू तो 6 5 11 2 13, यानी कि 13 से ही हर हाल में क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर हम दोनों साइड क्यू कर दें तो इधर हो जाएगा, इधर तो क्यू होगा तो कुछ नहीं होगा, इधर तो इसको ख़त्म आप कर लीजिए, और इधर समझिए कि यहाँ पर देखा जाए तो इधर अगर क्यू करेंगे बोथ साइड तो यहाँ पर a होगा, यहाँ पर 6 5 11 2 13 का क्यू होगा, यानी कि a बड़ा होगा 2197 से। 2197 हम कहाँ से लिखे, ज्ञान हमको वहाँ से मिला, इसका आंसर 2 होगा। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर घंटा की गति से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर लेती है यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर हो। तो देखिए कोई रेलगाड़ी है जिसका चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सवाल में समझिए कि चाल ऐसे दे दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में आप बदल लीजिएगा। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा तो 5 बटा 18 से गुना कीजिएगा, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10। अब 10 के चाल से कोई 45 सेकंड चलेगा तो 45 सेकंड में दूरी तय करेगा 450, और इस 450 में जो रेल का लंबाई दे दिया है वो रेल का लंबाई 200 है। तो बाकी जो लंबाई बचा वो लंबाई किसका बचा, प्लेटफॉर्म का। तो प्लेटफॉर्म इसमें 450 में 200 घटा दो, यानी कि प्लेटफॉर्म का लंबाई 250 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 49 देख चुके थे, तब हम लोग 50 देखेंगे। देखिए 50 नंबर वाला जो सवाल है उसमें क्या है कि एक ग्राफ आपको दिया गया है जिसमें कि शिक्षित लोग और जनसंख्या दिया गया है। सवाल में पूछा है कि 2014 की तुलना में 2015 में शिक्षित लोगों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई। तो 2014 में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 2014 में 1250 था और 2015 में 1380 है। तो 2014 में जो है प्रश्न में दे दिया है कि 1250 है और 2015 में जो है प्रश्न में दे दिया है कि 1380 है। तो वृद्धि कितना हुआ, 130 हुआ। पहले था कितना, 1250 था। तो वृद्धि प्रतिशत पूछेगा तो गुना कितना करेंगे, 100 करेंगे। इसको 100 करेंगे तो 10.4% आ जाएगा। इसका आंसर 1 होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है 51 नंबर। 51 नंबर में ऐसा दिया है कि जैसे 3 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम, यानी कि 2 प्रकार का गेहूँ है। 2 प्रकार का गेहूँ है जिसमें कि एक गेहूँ जो है 3 रुपये 60 पैसे है और दूसरे है 4 रुपये 20 पैसे।
दोनों को मिलाने के बाद 4 रुपये 40 पैसे बेचने पर कह रहा है कि 10% का लाभ हो। तो 10% का लाभ हो तो इसका क्रयमूल हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो क्रयमूल के लिए इसको जब हम काटेंगे तो 0.20 खत्म होगा, तो यहाँ पर 4 मरतबे कटेगा, यहाँ 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर एलिगेशन लगा लेंगे, एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पर अंतर निकल के आएगा 0.40 और इधर घटाएंगे तो आएगा 0.20। इसको ऐसे काट देंगे तो यहाँ पर 2 होगा, 1 होगा, 1/2। और यहाँ पर देखिए ये जो गेहूं लिया गया था 8 केजी और इसका वैल्यू आपसे पूछा गया था। तो जब यहाँ 8 केजी लिया गया है तो 8 के सामने वाला इधर रेशियो 2 है तो 8 का तुलना 2 से, और इस गेहूं का नाम पूछा है तो इसमें गुना करेंगे कितना 1, यानी कि गेहूं का जो वैल्यू होगा 2 चौक 8, यानी कि कितना लेना पड़ेगा 4 केजी, 4 केजी लेना पड़ेगा। तो बस देखो ये पहला का प्राइस है, दूसरे का प्राइस है, दोनों को मिलाने के बाद जो है 4 रुपया 40 पैसा में बेचने पर जो है 4 रुपया 40 पैसा में बेचने पर 10% जो है लाभ होगा। तो गुना 100 कीजिएगा तो इसमें वहाँ से 4 आएगा, बस 4 यहाँ रख दीजिएगा, एलिगेशन लगा दीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक थैले में 350 रुपये की धन राशि है, 4:5:7 के अनुपात में क्रमशः 25 पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे के सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की क्रमशः संख्या का पता लगाएं। देखिए इन सिक्कों का कैसे हम संख्या का पता लगाएंगे कि जैसे कि सिक्का आपको दे दिया है 25 पैसा, 10 पैसा, 50 पैसा और रेशियो है 4:5:7। तो जैसे कि पहले तो एक थैला लेना पड़ेगा, थैला ऐसा होता है, थैला समझे ना, ये थैला आपको है। तो इसमें थैला में जो है सिक्का है 3 प्रकार का, एक सिक्का 3 प्रकार का सिक्का है, 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे, और उनको लिया गया है 4:5:7 के अनुपात में। तो 25 पैसा का 4 सिक्का होगा तो 1 रुपया होगा, 10 पैसा का 5 सिक्का होगा तो 50 पैसा होगा, और 50 पैसा का 7 सिक्का होगा तो 3.5 रुपया होगा, 350 पैसा। 25 और 100 पैसा में 1 रुपया, 50 पैसा में आधा रुपया, 350 पैसा में 3.5 रुपया, तो कुल रुपया हो गया 3.5 आधा 4, 4 1 5, जबकि सवाल में कुल रुपया है 305 का तुलना 5 से। तो काटेंगे तो कितना आएगा 61। अब संख्या पूछा 61 × 244, 61 × 5 61 × 305, 61 × 7 427, इसका आंसर 4 होगा। एलिस, बॉब और चार्ली एक कंपनी में भागीदार हैं। एक विशेष वर्ष के दौरान एलिस को लाभ का 1/3 और जो है बॉब को 1/4 और चार्ली को शेष मिला जो कि 5,000 रुपये है। एलिस को कितना लाभ मिला? देखिए इसमें 3 दोस्त हैं, 3 व्यक्ति ही समझिए, पता नहीं इनके बीच कैसे रिलेशन है, हम अंदाज से नहीं कह सकते हैं, लेकिन एलिस, बॉब और चार्ली 3 दोस्त हैं। देखिए क्या है कि इनको मिलता है धन का 1/3 और इनको मिलता है धन का 1/4। तो मान लीजिए कि 4 × 12 कुल धन, यहाँ पर कुल और यहाँ पर मान लो कि हम यहाँ पर धन ले लें, तो कुल धन मान लेते हैं कि 12 है। तो 12 का 1/3 4 होगा, 12 का 1/4 3 होगा, 4 3 7, 12 में 7 घटाओ तो बचा कितना? चार्ली के लिए 5, लेकिन चार्ली के लिए सवाल में दे दिया है कि बचा है कितना? 5,000। तो 5,000 का तुलना किससे? 5 से, और पूछा है किसके बारे में? एलिस के बारे में। तो एलिस के लिए हम लोग ले लेंगे कितना? 4, तो यहाँ गुना कर देंगे 4, तो यहाँ से काटेंगे तो 1,000 मतलब कट जाएगा, तो यहाँ पर 1,000 × 4 कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा। आंसर होगा इसका 3, यानी कि 3 आंसर इसका लीजिएगा। ठीक, अभी इस प्रश्न में क्या कीजिएगा? आप ही जो कीजिएगा, हमसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो करना है कर लीजिएगा। ऐसे इसका आंसर 1 आएगा, समझे ना? ऐसे घटाइएगा, 4 × 16 में 1 गया 15, 15 4/15, 15 × 4 60, 60 4 64, 64 बटा हो गया तो 15/64, फिर 64 जाओ 256, 256 और 15 271, ऊपर में चल गया 64, 64/271। ये मैथ बनाने का नया मेरा तरीका। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाएंगे। नहीं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग गए नहीं, तो फिर गए कहाँ भाई? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 60 रुपये अधिक हो तथा लाभ 15% हो तो क्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य 60 रुपया अधिक है और लाभ प्रतिशत 15, तो जो विक्रय मूल्य अधिक होगा वही लाभ होगा। तो 60 का तुलना करेंगे 15 से, तो 15 × 60, 4 × 100 कितना होगा? 400, यानी कि देखा जाए तो इसका आंसर जो होगा यहाँ से 400 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 4 होगा।
55 के बाद 56 नंबर, क्यू पी के 20% के बराबर है। देखिए क्यू पी के 20% के बराबर, इसका मतलब क्या है भाई, जैसे कि क्यू पी के 20% के बराबर है तो यहाँ पर ऐसे लिखिएगा, कुछ ना कुछ तो लिखना होगा, क्यू बराबर पी गुना 20/100, 20 बचे 100, तो पी अनुपात क्यू, तो क्यू नीचे लाओ 5 ऊपर ले जाओ तो 5:1 होगा। फिर दे दिया है कि आर क्यू के 30% के बराबर है, तो इसको काट दो और यहाँ से निकाल लो रेशियो क्यू अनुपात आर का, तो क्यू अनुपात आर हो जाएगा, 10 ऊपर जाएगा 3 नीचे जाएगा, 10:3 होगा। तो जैसा कि देखिए सवाल में है कि पी क्यू बराबर 5:1 है और यहाँ पर Q और यहाँ पर R है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10:3। अब इसका हम रेशियो निकालेंगे, P Q R ऐसे दे देंगे, मैथ टाइप का लगेगा, 3 10 और 10 बचे 50। अब देखिए बोला R के 30% के बराबर है, तो R का वैल्यू यहाँ 3 है, तो 3 का 30% कितना होगा बताइए, 30 या 90 में 100 से भगा दीजिएगा तो 0.9 आएगा। अब ये किसके बराबर है, यानी कि किसका वैल्यू 0.9 है, तो P का हमको लेना होगा 1.8, क्योंकि देखो P का जो वैल्यू है, P का वैल्यू जो है यहाँ से 50 है और 50 का 1.8% लेंगे तो 50 दूनी 100 काटेंगे, 2 से इसमें भागा देंगे तो आ जाएगा 0.9, यानी कि इसका आंसर 4 होगा। देखिए इस प्रश्न में ऐसा दिया है कि इसमें एक आयत है और इस प्रकार से ऐसे एक आयत दे दिया है और इस आयत में आप समझिए कि यहाँ पर ऐसे P Q R और S है। देखिए प्रश्न में लिखा है कि पी क्यू बराबर 2QR, यानी कि क्यू आर का दुगना पी क्यू है, तो क्यू आर 1 है तो पूरा पी क्यू को मान लो कि यहाँ पर 2 होगा। अब प्रश्न में यहाँ पर ऐसे एक त्रिभुज बना दिया है और यहाँ पर ऐसे ले लिया है और यहाँ पर ऐसे एन ले लिया है और यहाँ पर टी ले लिया है, तब क्या करोगे भाई, यहाँ पर ऐसे लेकिन बीच से सेंटर से ऐसे ले लिया है एम। अब आपसे पूछा है ए वाला क्यू एम आर, आपसे ए वाला एंगल पूछा है, तो अगर 2 होगा देखिए तो यहाँ पर टी एन है, तो यहाँ पर लिखा है कि टी एक ऐसा बिंदु है जिसकी पी क्यू से कम दूरी √3QR है, यानी कि क्यू आर का तिगुना है आपका टी से एन का दूरी, तो टी से एन का दूरी क्यू आर का तिगुना है, तो क्यू आर 1 है तो इसका दूरी मान लीजिए कि यहाँ पर √3 हो जाएगा। और फिर ये भी दिया है कि जैसे यहाँ पर जो है टी एक ऐसा बिंदु है जो कि पी क्यू से कम एम क्यू टी का मध्य बिंदु है, एम जो है क्यू टी का यहाँ पर मध्य बिंदु दे दिया है। तो देखिए यहाँ पर ये तो देखा जाए तो यहाँ पर 1 होगा और सवाल में आपको यही है कि एम क्यू टी का मध्य बिंदु है, क्यू एम आर की गणना करें, टी एक ऐसा बिंदु है। तो देखिए यहाँ पर आप लगा दीजिएगा tan थीटा लगाएंगे, मान लीजिए कि ए वाला कोण थीटा है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा √3/1, तो √3/1 होगा, तो √3/1 होगा तो यहाँ थीटा का जो वैल्यू होगा वो 60 डिग्री होगा, आयत है तो 90 होगा, तो 90 और 60 जो होगा वो होगा कितना 150, तो 150 हो गया। इसके बाद इसमें आपको और भी एक दे दिया है कि जैसे ये समझिए कि यहाँ पर ये मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर भी ये मध्य बिंदु होगा, तो कहने का मतलब है कि अगर ये मध्य बिंदु है तो ये भी मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ पर दोनों जो है ये ऊपर और नीचे का दोनों का त्रिभुज समरूप यहाँ पर हो जाएगा। तो पूरा वैल्यू अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है तो इसका वैल्यू 1 है तो उसका भी 1 होगा, यानी कि इसका भी वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा। और मतलब आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर 150 घटा देंगे, यहाँ पर 90 और 60 150 हुआ, 150 को 180 में घटाएंगे तो 30 होगा, 30 का आधा और आधा यहाँ पर हो जाएगा आंसर 15 इसका हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर है वो 4 नंबर होगा। देखिए अगला सवाल है 17 सदस्यों को 9 और 8 सदस्यों के बैठने की क्षमता वाली 2 पंक्तियों में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे 17 सदस्य और 9 8 सदस्यों के बैठने वाली टोटल जो सदस्य का संख्या दिया है वो आपको 17 दे दिया है,
तो सदस्य कुल मिला के हो गए 17। इनको दो पंक्ति में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक पंक्ति दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में बैठाना है। तो देखो पहले 17 सदस्यों में हमको डिसाइड करना होगा भाई कि कौन 9 सदस्य, मतलब किस 9 सदस्य को हमको लेना है। तो जिस 9 सदस्य को हमको लेना है, तो देखिए पहला जो है पहले या फिर 8 को ले सकते हैं। 17 में हम 9 सदस्य जिनको लेना है, तो मेरे लिए 17 से 9 हो गया। अगर इस 9 सदस्य को हम ले लिए तो 9 में एक को पहले यहाँ बैठाया तो हो सकता है उसको बीच में या कहीं भी बैठा सकते हैं, किसी को कहीं बैठा सकते हैं। तो इसको बैठाने का जो होगा वो फैक्टोरियल 9 होगा। बाकी बच गया 8, तो 8 जो सदस्य बच गया इसको बैठाने का तरीका होगा फैक्टोरियल 8। फिर से इसको समझिए, पहले 17 सदस्य है, 17 में हमको ये उस पर ध्यान नहीं देना कि 8 कि 9 है, पहले हमको ध्यान देना कि 17 में 9 सदस्यों को सिलेक्ट करना है। तो किन 9 सदस्यों को हम सिलेक्ट करेंगे, तो उसका सिलेक्ट करने का जो प्रायिकता होगा 17 से 9 होगा। अब 9 सेलेक्ट कर लिया और एक बोल रहा है कि हम किनारे में नहीं बैठेंगे, हम बीच में बैठेंगे, वो बोलेगा कि हम आगे बैठेंगे पीछे बैठेंगे। यानी कि 17 में 9 सदस्य सेलेक्ट करने के बाद, चुनने के बाद उन 9 सदस्य में भी जो है एक अपना अरेंजमेंट होगा जिसको फैक्टोरियल 9 से करेंगे। बाकी जो 8 बच गया उसका होगा फैक्टोरियल 8, क्योंकि वो दूसरे पंक्ति में नियमित व्यवस्थित हो जाएंगे। इस लिहाज से इसका आंसर देखा जाए तो 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम छमाही के दौरान सैम के अंक 78, 96, 86, 96, 79, 85, 100, 97, 69, 73 थे। तो अंकों की माध्यिका पूछा है। तो माध्यिका के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जहाँ तक माध्यिका का सवाल है, तो माध्यिका में हम लोग कौन सा क्रम लेते हैं, ये तो पता होगा कि हम लोग माध्यिका निकालने के लिए आरोही क्रम लेते हैं। तो इसमें जो सबसे छोटा है वो हो जाता है, सबसे छोटा है वो है 69, और 69 के बाद अगला जो छोटा है वो 73 है। 73 के बाद अगला छोटा हम 7 तक लिख लेते हैं, 7 में ना कोई होगा, 7 होगा तो यहाँ पर 78 लग रहा है, 76 तो है नहीं, तो 73 है। तो उसके बाद अगला होगा 78, फिर अगला इसके होगा 79, फिर यहाँ पर होगा 85, और उसके बाद एक 86 नज़र आ रहा। इसमें 2 96 है, 96 और 96, फिर 97 और 100 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 आ गया तो ये सम संख्या हो गया। तो सम संख्या में पहले इन चारों को छोड़ेंगे और फिर इन चारों को छोड़ेंगे, बीच में दोनों बच गया 85 प्लस 86। अब इसका माध्यिका निकालने के लिए 2 से भागा दे देंगे तो यही आ जाएगा आपको 85। यही आपको जो होगा वो माध्यिका होगा, माध्यिका बराबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कि एक सम ठोस बेलनाकार। अब ऐसे समझिए कि इसमें पहले तो सम ठोस बेलनाकार है, इसी को पिघला के हम ऐसे शंकु बना रहे हैं। तो इसमें बोल रहा है कि दोनों का जो व्यास है वो सेम है, अगर त्रिज्या इसका r है तो इसका भी r है, लेकिन इसका ऊंचाई h है, तो इसका ऊंचाई आपसे h1 पूछ दिया है। तो दोनों का आयतन बराबर करेंगे, इसका आयतन होता है पाई r स्क्वायर h और उसका होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h1। अब यहाँ से क्या करोगे कि पाई से पाई काटो, r स्क्वायर से r स्क्वायर काटो, तो h1 जो होगा वो आएगा 3h। तो पूछा है कितना वृद्धि प्रतिशत हुआ। तो पहले इसका ऊंचाई संरचना का h था, अब हो गया 3h, तो 3h में h घटाओ तो हो घट के आएगा 2h, जबकि पहले था कितना h, गुना करो 100 तो काटोगे तो आएगा कितना परसेंट, 200% आ जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो कोई 200 वाला विकल्प होगा, 3 नंबर लीजिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न फिर देखा जाएगा, हम लोग कौन सा प्रश्न देखेंगे, 60 नंबर नहीं 61। लोन शब्द को लिखने के लिए किस वर्णमाला के किस स्थान पर मान श्रृंखला का प्रयोग करना सही होगा। लोन एल पड़ता है कितना पर, 12 पर, ओ पड़ता है 15 पर, ए पड़ता है 1 पर, एन पड़ता है 14 पर। तब इसका आंसर हो जाएगा कितना, इसका आंसर होगा 1 होगा। यानी कि आपको सीधे उसका शब्दों का संख्या उसमें लिख लेना है, अक्षर कितने नंबर पर पड़ता है वो, ठीक है। 63 नंबर नहीं 62 पर देखना है। अभी संयोजन में गणितीय चिन्ह को चुनकर बदलें और एक संतुलित समीकरण प्राप्त करें। तो इसमें देखिए, इसमें संतुलित, इसमें रख के चेक करना होता है। फॉर एग्जांपल हम बता देते हैं आपको कि इसका आंसर 4 होगा, क्योंकि 24 है और इसके बाद अगला चिन्ह बराबर रखना है, फिर 8 लिखना है, फिर अगला चिन्ह गुना लेना है, फिर 4 लिखना है, फिर अगला चिन्ह माइनस लेना है, फिर 10 लिखना है, फिर अगला चिन्ह प्लस लेना है। 8 चौ 32, 2 34, 34 में 10 गया तो बचा 24, आंसर आपका 4 होगा।
फिर अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे। इसमें देखिए क्या करेंगे कि इसमें आपको डिक्शनरी में सजाना है। देखिए एस एस तो सभी में है, और एस के बाद जो अगला अक्षर आया है उसमें इसमें देखिए अगला अक्षर में 3 ही अक्षर का प्रयोग हुआ है, जैसे कि एच है, एन है और ओ है। तो एच वाला पहले होगा क्योंकि एच पहले आता है, एन बाद में आता है, ओ तो लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन दोनों में डिसाइड करेंगे कौन पहले आएगा। देखो यहाँ पर ओ है और यहाँ पर ए है, यानी कि सबसे पहले जो होगा इसमें 4 आएगा, उसके बाद इसमें जो फिर 4 आएगा, उसमें उसके बाद 3 आएगा। तो एच वाला खत्म हुआ। अब एन वाला में देखिए, एन वाला में तो एक ही है स्नूकर, तो इसके बाद सीधे 5 रखिए। हाँ ओ वाला में 2 है, लेकिन एक में सी है एक में यू है, तो सी वाला पहले होगा और ओ वाला बाद में होगा। 4 3 5 2 1, यानी कि इसका आंसर 2 होगा। हाँ तो देखिए इसका जो है इस प्रकार से इसको ख़त्म कर लेंगे, फिर अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक है, 64 नंबर DHL PTX BFG। इसमें क्या है कि जैसे देखिए इसमें अंतर पर बनाया गया है। जैसे कि DHL को लेते हैं तो DHL यहाँ पर दिया है, D 4 पर है, E 8 पर है, 12 पर है। अंतर यहाँ 4 4 का है, सभी में अंतर 4 4 का है, इसमें अंतर 4 4 का है, इसलिए इसका आंसर लेंगे। बाकी में अंतर 4 4 का नहीं है, 4 4 का अंतर डिफरेंस होना चाहिए, वो वहाँ पर डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है 64 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग 65 नंबर देखेंगे। इसमें क्या है कि जैसे 3 दूनी 6 1 7, 7 या 21 2 23, 23 4 92, 3 95, 95 25 775, 4 779। यानी कि इसको ऐसे समझो कि यहाँ से फिर से देखो, यहाँ से ऐसे 3 दूनी 6 1 7, 7 या 21 2 23, 23 4 92, 3 95। अब यहाँ पर है कि 23 4 92, 3 95। अब यहाँ पर ले लिया है 95 से, यहाँ पर देखिए चूँकि यहाँ 95 25 लिया है प्लस यहाँ पर 4, यानी कि आएगा 479, यानी कि इसका आंसर जो है 2 होगा। इस प्रश्न में दिया है कि B की बहन है A, यानी कि जो B है उसकी बहन जो है वो A है, यानी कि बहन यहाँ पर लिख देते हैं, और A C का भाई है। A जो है C का भाई है, A जो है C का भाई है, और उसके बाद जो है B की बहन है A, ठीक है, C का भाई है B। नो नो नो, इट्स रॉन्ग हियर। ओके, C का भाई है B, यानी कि C हमको इधर लेना होगा। C का जो भाई है वो है, C का भाई है B, D का पुत्र है C, यानी कि D कोई है भाई, इसका लड़का है C। जब E भाई बहन है, इसका ही पुत्र है, तो D का भी तो ऐसा बेटा ही होगा। अब D जो है वो पिता है कि माता है, दोनों एक ही चीज़ हो सकता है, या तो पिता या माता, यानी कि या तो माता या पिता। अब विकल्प में आप देख लो, दोनों में कोई एक होगा जो आंसर होगा, माता होगा, पिता है नहीं। इसके बाद 67 नंबर। इसमें दुगना क्या है, A 1 पर पड़ता है तो 2, M पड़ता है 13 पर, 13 दूनी 26, Z पड़ता है 26 दूनी 26 दूनी 52, B 2 पर, E 5 पर, T 20 पर, 20 5 हाँ यहाँ पर जो है 20 5 25, 25 2 27, 27 दूनी 54, यानी कि 67 का आंसर 2 54 हो जाएगा। 68 नंबर। फिगर देखने से क्लियर है कि आपको आंसर यहाँ पर 4 होना चाहिए, क्योंकि बीच में रिंग पूरा होना चाहिए, तो रिंग ये पूरा करेगा, और फिर वाइट के बाद ब्लैक आना चाहिए, तो वाइट के बाद ब्लैक फिर वाइट आएगा, यानी कि इसका आंसर जो है 4 नंबर का होगा, है ना, इसका 68 का 4 होगा। देखिए पासा इसमें दिया है, इसमें दिल का बात कर दिया है फिर से। क्या कीजिएगा, पासा में आप एंटी क्लॉकवाइज लीजिए। पहले यहाँ पर स्टार है तो पहला में जैसे कैसे यहाँ पर स्टार बनाया है, तो आप यहाँ पर स्टार लीजिए, तो स्टार के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज जाइएगा तो ये वाला मिलेगा, तो ये वाला ऐसे ले लीजिएगा, फिर उसके बाद ऐसे है तो ये ले लीजिएगा, फिर इसमें भी स्टार से शुरू कीजिए, तो यहाँ पर स्टार इस प्रकार से कीजिए, और इसके बाद यहाँ पर जो है स्टार के बाद दिल आ जाएगा। देखिए दिल हम बना कर देखते हैं बनता है कि नहीं, सही से बन गया, ठीक। इसके बाद जो है यहाँ पर ऐसे लीजिए। अब बताइए कि इसमें कह रहा है कि दिल के शक्ल के सामने कौन होगा, तो दिल के शक्ल के सामने ये है, यानी 4 नंबर होगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 69 हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो है वो है 70 नंबर।
लिखा है कि हाल ही के दिनों में इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों का उपयोग काफ़ी बढ़ गया है। बढ़ गया है, आप ही लोग बढ़ा दिए हैं इतना पढ़ पढ़ के, मोबाइल पर ऑनलाइन वीडियो वगैरह देख के। मुद्रित पुस्तकें महंगी हैं, हाँ खर्चा उसमें होता है, मटेरियल लगता है। आजकल कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ता है, ये कैसे कह सकते हैं? हाँ ठीक है, उपयोग इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों का बढ़ा, इसका मतलब कि जो मुद्रित पुस्तक है या कोई और पुस्तक है उसको कोई नहीं पढ़ता, ये कहना सटीक नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों की उपयोगिता बढ़ रही है, हाँ बढ़ रही है, क्योंकि स्वाभाविक है कि ऊपर में लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों का उपयोग काफ़ी बढ़ गया है। इसका मतलब कि इसका 2 सही होगा, तो यानी कि 2 नंबर का जब हम यहाँ पर लेंगे तो 2 का पालन करता है, एक विकल्प में है, तो यानी कि इसका आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। 70 के बाद हम लोग 71 देखेंगे। वाह युगल संख्या बताइए जो समान गुण न होने के कारण उस समूह से संबंधित नहीं है। बाकी सब में 9 का अंतर है, लेकिन एक में ऐसा है जो कि अंतर 7 का है। 7 का अंतर किस में है? 71 के 3 में, यानी कि इसका आंसर 71 का 3 ये वाला होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्तनधारी गाय और कौवा। तो गाय तो स्तनधारी है, तो स्तनधारी के बीच में गाय हो जाएगा, और कौवा क्या है? कौवा तो थोड़ा इधर हो जाएगा, यानी कि कौवा जो है पक्षी है तो बाहर हो जाएगा, तो उसका फिर हमको सोचना ही नहीं है। इसका आंसर 2 होना चाहिए कि गाय स्तनधारी के अंदर और कौवा बाहर हो जाएगा। फिर ये 72 नंबर हो गया। फिर आगे चलिए 73 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा त्रिक सामता रखता है? इसमें क्या कीजिएगा कि 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर 3 2 5, 5 का क्यूब 125, तो इसमें ऐसे कीजिएगा 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 5 2 7, 7 का क्यूब 343, यानी कि उसका आंसर 73 का ये होगा बी वाला। फिर 73 के बाद हम लोग 74 नंबर। पानी बचाओ पृथ्वी को बचाओ। पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है। नहीं भाई, पृथ्वी को बचाने के लिए पानी बचाना है। पृथ्वी तो खतरा से बचाना, पृथ्वी खतरे से बचाता है, ये प्रश्न यहाँ नहीं है। पानी हम बचाएंगे तो पृथ्वी बचेगा, ये नहीं कि पृथ्वी हमें खतरों से बचाती है, पानी रंगहीन है, ये सब का जिक्र इसमें है नहीं। धारणा इसमें ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा, यानी कि इसका आंसर 3 होगा। ना तो धारणा 1 नहीं धारणा 2 अंतर्निहित है। इसके बाद हम लोग ओहो देखिए कहाँ उठाना था, कहाँ उठा लिए, अलग इतना में भी ठीक है लगता है। देखिए अगला जो प्रश्न है 74 के बाद जो है 75 होगा। एक नौका दौड़ में रामन बामन से 10 सेकंड पहले। देखिए अभी इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। प्रश्न में दिया है कि रामन बामन से 10 मिनट पहले, तो यहाँ पर ऐसे रामन लिखना होगा, रामन बामन से 10 सेकंड पहले, तो रामन बामन से आगे है। फिर नमन गगन से 12 सेकंड, तो यहाँ पर नमन जो है गगन से 12 सेकंड है। फिर लदन मदन से, फिर एक लदन है जो कि मदन से 18 सेकंड है। और बावन लदन से केवल 1 सेकंड बाद, बामन लदन से केवल 1 सेकंड बाद, तो यानी कि बामन लदन से पीछे हो गया, समझिए। और फिर दे दिया है नमन मदन से 2 सेकंड बाद। नमन जो है मदन से, यानी कि नमन मदन के पीछे हो गया। इससे ही ना पता चला कि बामन लदन से 1 सेकंड, ये 1 सेकंड पहले, और मदन से नमन 2 सेकंड बाद दौड़ पूरी करता है। तो कौन प्रथम स्थान पर आता है? तो देखिए बावन से तो रामन आगे पहुंचा है, और यहाँ पर नमन और गगन है। तो नमन चूँकि गगन से आगे है तो गगन तो सबसे पीछे हो जाएगा, क्योंकि नमन से गगन पीछे है तो पीछे रखो। और इसमें एक बच गया कौन? रामन, तो यहाँ पर रामन कर लो। तो यहाँ पर सबसे पहले रामन, चूँकि देखिए इसमें रामन जो है बामन से आगे है, और वो भी जो है तो इस हिसाब से इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। पचहत्तर के बाद 76 नंबर। ओहो, देखिए 4 का क्यू 64 प्लस 4 68, 5 का क्यू 125 प्लस 5 130। उसी तरह से यहाँ 6 का क्यू 216 प्लस 6 कीजिएगा तो 222 आएगा, और 7 का क्यू प्लस 7 कीजिएगा तो 350 आएगा। तो 76 हो गया। अब 77, इसमें एक लाइन से पलट के 2 लाइन बनता है, तो यहाँ पर भी एक लाइन से पलट के 2 लाइन बनेगा। तो इसमें 3 नंबर का बनना चाहिए, क्योंकि पहले ऐसे ऐसे था, तो अब इस बार ऐसे ऐसे हो जाएगा, पलट भी जाएगा और लाइन भी 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर 3 नंबर होगा। 77 के बाद 78, एन आई की इकलौती बेटी है, आई की शादी, ये आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल सवाल नहीं है। तो ये सब हम इससे संबंधित एक प्रश्न हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर यदि हम देखें तो इसका आंसर इसमें हो जाएगा कौन सा?
हो भाई होगा इसका आंसर, 78 का 1 होगा आंसर। आप लोग बना कर देखिएगा, कोई टेढ़ा सवाल तो होगा नहीं। 78 के बाद यहाँ पर 79, 79 में है कि 5 दोस्त बैठा हुआ है। इस प्रकार से ऐसे देखिए 5 दोस्त बैठा हुआ है और सी डी के बाईं ओर दूसरा है। तो पहले 5 दोस्त लो, 1 2 3 4 5, 5 दोस्त हो गया। सी डी के बाईं ओर दूसरा है, तो यहाँ पर सी जो है डी के बाईं ओर दूसरा है, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। और जो बी के बिल्कुल दाएं पर है, यानी सी किसके बिल्कुल दाएं पर है, बी के बिल्कुल दाएं पर है। जो ए के दाईं तरफ तीसरे स्थान पर है, यानी ए के दाईं तरफ तीसरे स्थान पर है, यानी कि सी जो है ए के दाईं और तीसरे स्थान पर है। तो 1 2 3, तो यहाँ पर हमको ए लेना होगा, बाकी बच गया कौन, ये बच गया। तो प्रश्न में देखिए सी डी के बाएं दूसरे और दूसरे जो बी के बिल्कुल ही दाएं हैं, तो बी के बिल्कुल दाएं हो गया। ए के दाईं तरफ तीसरे स्थान पर, हालांकि ए के दाईं तरफ ही 1 2 3 तीसरे स्थान पर है, तो बाकी ये बच गया। पूछा है कि डी कहाँ बैठा है, तो डी ए और बी के बीच में बैठा है, इसका आंसर 4 होगा। इसमें देखिए, इसमें क्या है कि क्या ध्यान रखिएगा, न्यू टाइप का रीजनिंग है। जैसे कि इसमें 5 टैक्सेशन में 5 व्यंजन हैं, एक टी, एक्स, टी और यहाँ पर एन जो है, तो 1 2 3 नहीं सॉरी 4 ही व्यंजन है, 1 2 3 4 व्यंजन, तो 4 1 5 होगा। इसमें कितना व्यंजन है बिजनेस में, 1 2 3 4 5, 5 व्यंजन है, तो ये होगा 5 1 6, इसका आंसर 6 होगा। समझ गए सब कैसे होगा। जैसे कि इसमें देखिए कि टी पहला व्यंजन, दूसरा व्यंजन, तीसरा व्यंजन और ये हो गया यहाँ पर चौथा व्यंजन, तो 4 है तो ये 5 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 है, तो इसका आंसर 6 होगा। 1 बढ़ा कर लेना, तो 1 बढ़ा कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय सरकार को अनाथालयों को सहारा देना चाहिए। हाँ, खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति सरकार के सहारे की आवश्यकता को इंगित करती है। अनाथालय में वैसे लोग रहते हैं जो बेसहारा होते हैं, लावारिस होते हैं, उनका कोई अपना नहीं होता है। तो देखिए, खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति अगर सरकार के सहारे की आवश्यकता को इंगित करती है, बिल्कुल सही बात है कि अगर उनका स्थिति बेहतर बनाए रखना है तो सरकार को भी उपयुक्त ध्यान देना होगा। नहीं, फर्जी गैर सरकारी संगठन पनपते हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं, ये सही नहीं भी हो सकता। इसके अभी इस बिना पर कि भाई फर्जी कोई संगठन बना लेगा अनाथालय के जैसा ही तो हम मदद एकदम बंद कर दें, ये सही नहीं होगा। इसमें तर्क एक मजबूत है, यानी कि इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर 3 नंबर वाला ले लीजिएगा, सही रहेगा आपके लिए। नहीं, इसको पहले इसको हटाना होगा। दी गई श्रृंखला में इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक को समझ जाइएगा, फिर आगे सभी 13 200 है, तो इसको 13 का स्क्वायर करेंगे, तो 13 का स्क्वायर, इसको उलट देंगे ऐसे, तो 3 है 1 होगा, 169 प्लस हम 31 करेंगे, तो इसका आंसर 200 होगा। सभी इसी पैटर्न को फॉलो करता है। इसमें एक जो फॉलो नहीं करता है वो फॉलो नहीं करता है, कौन, वो है आपको एक जो इसमें फॉलो नहीं करता है वो आपको होगा इसमें, इसका आंसर जो होगा बी वाला ही होगा यहाँ पर 16,272 वाला, क्योंकि देखिए 16 का स्क्वायर करेंगे और इसको पलट के 61 करेंगे तो 256 और 61 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 1 7 और 25 6 31, यानी कि 317 होगा। 317 इसमें है नहीं, इसलिए गलत। 83 के बाद यहाँ पर होगा 84 नंबर। इसमें देखिए क्या है कि इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे बी है, यहाँ पर एच है, जे है, क्यू है, जे है। एक मिनट, हाँ देखिए ऐसे तो बी पड़ता है 2 पर और यहाँ पर जो है जे पड़ता है 10 पर, क्यू पड़ता है 17 पर और ये पड़ता है 26 पर। तो 10 7 17, इस 7 का अंतर है, यहाँ 9 का अंतर है। तो देखिए यहाँ अंतर होना चाहिए था 5 का,
5 का अंतर होने का मतलब है कि यहाँ पर 2 5 7 होना चाहिए था, तो 7 यहाँ पर है नहीं। देखिए एच तो 8 पर पड़ता है, तो यहाँ पर होना चाहिए था नियमतः जी होना चाहिए था, जी चूँकि 7 पर पड़ता है। तो इसका आंसर जो है ना एच इसमें गलत है, यानी कि इसका आंसर 3 होगा। फिर अगला प्रश्न है 2 7 16 29, इसको कैसे बनाइएगा? 2 7 16 29, इसको बनाने के लिए हम ऐसे करेंगे कि जैसे अंतर लेंगे, 2 7 5 हुआ अंतर, वहाँ पर है जो कि 9 है, और वहाँ पर अंतर कितना है 13 है। 2 7 9, तो 9 7 16। देखिए 2 है 7 है 16 है और यहाँ पर 29 है, तो यहाँ पर अंतर 5 का है, यहाँ पर अंतर 9 का है, और यहाँ पर अंतर हो गया 13 का, तो 4 4 का अंतर है, तो 13 4 17 का अंतर यहाँ लेंगे, तो 29 17 करेंगे तो ये हो जाएगा 46 हो जाएगा। 85 के बाद 86 नंबर। अब देखिए 86 नंबर जो है, इस प्रश्न को हम लोग ऐसे देखेंगे कि एक निश्चित कूट भाषा में स्मार्ट को इतना लिखा जाता है। देखो इसमें 2 घटाया और 2 बढ़ाया है, जैसे कि QRS MNO YZA RST, फिर यहाँ पर RST, टी में 2 घटाया है, तो पहले 2 घटाया है फिर 2 बढ़ाया है फिर 2 घटाया है, तो तुम भी 2 घटा दो, तो पहले आएगा यहाँ से P में, तो NOP पहले होगा NOP, उसके बाद समझिए कि RST, फिर GHIMNO, फिर EFG, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो CDE, ये वाला 3 आंसर इसका होगा देखा जाए तो। 86 का आंसर 3 लीजिएगा। 87 कुछ शैम्पू कंडीशनर हैं, तो यहाँ पर ऐसे ले लीजिएगा कि एक शैम्पू और यहाँ पर कंडीशनर ले लीजिएगा, तो यहाँ पर ऐसे शैम्पू और यहाँ पर साथ में कंडीशनर भी रखना पड़ता है, आजकल बड़ी फैशन में पहले से चल रहा है भाई, नया नहीं है। सभी तेल कंडीशनर है, तो बीच में यहाँ पर ऐसे तेल ले लीजिएगा, तेल ऐसे भी बीच में ही चल रहता है। सभी तेल शैम्पू है, तो सभी तेल शैम्पू कैसे होगा? तेल और शैम्पू के बीच तो संपर्क नहीं है, तो होगा कैसे? कुछ शैम्पू तेल है, तो यहाँ पर कुछ शैम्पू तेल है, नहीं इसमें भी संपर्क नहीं है, यानी कि दोनों में दोनों अनुसरण नहीं करेगा, ऐसा है विकल्प। हाँ 4 नंबर, जिसमें कि कोई अनुसरण नहीं करता है देखा जाए तो। फिर उसके बाद जो है अगला प्रश्न लीजिएगा कि पेंट को इतना लिखा जाता है 7 3 9 1 5 के रूप में, देख के लिखिएगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है कि उसको P के बराबर 7, A बराबर 3, I बराबर 9, ऐसे देख के मिला लीजिएगा सब, तो उस हिसाब से इसका आंसर है जो कि इसका आंसर 3 होगा, याद रखिए 3 होगा इसका आंसर। सॉरी 88 हो गया। उसके बाद 89 में आप इसमें रख लेंगे, चिन्ह के जगह पर रख के बनाएंगे, तो 89 में रख के बनाएंगे तो 89 में 4 होगा, 34 होगा। और उसी तरह से फिर 90 में लीजिएगा, इसमें त्रिभुज आप लोग गिन लीजिएगा, इसमें 21 त्रिभुज गिन के आता है, हम गिन चुके हैं, तुम लोग भी गिनना, ठीक है। उसके बाद जो है 91 से चलो। हाल ही में पश्चिम रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो वो पहल है मिशन अमानत, यानी कि सामान भी आपको प्लेटफॉर्म पर, ट्रेन में कहीं कहीं खो जाता है, तो आप समझिए कि पश्चिमी रेलवे जो मुंबई चर्च गेट रेलवे है उसके द्वारा मिशन अमानत शुरू किया गया है कि आपका खोया हुआ सामान को जो है उसके बारे में जानकारी दे सके, ठीक है, मिशन अमानत के तहत। और 92 नंबर का जो प्रश्न है वो है प्रतिवर्ष जनवरी महीने में भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, 12 तारीख लिखा, तारीख 12 तारीख को मनाया जाता है, मतलब 12 जनवरी को मनाया जाएगा, ठीक है। स्वामी विवेक 1984 से भारत सरकार मनाने का इसको घोषणा किया है। भारत सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु थे अभी तक के जितने भी गुरु हुए हैं, स्वामी विवेकानंद। और हाल ही में प्रदीप कुमार रावत के जैसे भारत के नए राजदूत बने हैं, वो बने हैं चीन में नए राजदूत बने हैं प्रदीप कुमार रावत। और इसके अलावा जो है 94 नंबर जो है वो क्वेश्चन हो जाता है आपको, हाल ही में कौन सी दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फुट 6 इंच बनाने वाला शहर बना है? पीलीभीत, उत्तर प्रदेश बना है, यानी कि उसका आंसर होगा 2 नंबर। 94 का 95 का हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किससे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऋषभ पंत साहब को, जो कि अभी विकेट कीपर हैं, और उनको जो उत्तराखंड का जो है उत्तराखंड राज्य जो है उनको बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार ने रिटायरमेंट का आयु 60 वर्ष बढ़ाकर कितना कर दिया? 63 वर्ष कर दिया है भाई, है ना, बढ़िया बात है।
अब इसके बाद देखिए 97 नंबर, किस तरह सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों के युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए सहाय नामक योजना शुरू की है। ये झारखंड शुरू किया है कि लोग नक्सली ना बने, खेलें, अच्छे खिलाड़ी बने, खेल कूद में शामिल रहें। इसके बाद 98 नंबर का जो प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है ये आपको अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है ना। और 99 नंबर का जो क्वेश्चन है कि पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान किसने जीता। अवनी लेखरा राइफल शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं। और 100 नंबर का जो प्रश्न है वो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक कौन बने हैं। अरविंद कुमार बने हैं। तो आज का एपिसोड ओवर। ठीक है, आज 100 सवाल था, हम यहाँ पर सबको डिस्कशन कर लिए। आप लोग इसको ध्यान से देख लेंगे। देखने के लिए आपका आभार, धन्यवाद।